गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इम्पैक्ट प्रिडिक्शन। अभी तक हम लोग इम्पैक्ट एनालिसिस में टोटल 3 स्टेप्स होता था। पहला होता था इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन, दूसरा होता था इम्पैक्ट प्रिडिक्शन और तीसरा होता है इम्पैक्ट इवेल्युएशन। तो इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन में हमने देखा कि किस तरह से किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। उसके लिए 4-5 मेथड था, उन सारे मेथड से हम लोग क्या कर रहे थे, इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे थे। अब इम्पैक्ट प्रिडिक्शन कहने का मतलब क्या होता है, इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। कि देखिए, अगर कोई सा भी अगर कंस्ट्रक्शन का वर्क है, जो कंस्ट्रक्शन का वर्क यदि हम किसी रोड साइड में, सॉरी रोड नहीं, किसी रिवर के साइड में कर रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल कि किसी गंगा रिवर है, गंगा रिवर के बगल में हमें अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट आया, उस अपार्टमेंट को क्या करना है, वहां पे कंस्ट्रक्ट करना है। तो जब हम उस अपार्टमेंट के कंस्ट्रक्शन को जब हम लोग शुरू करेंगे, प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे, तो उसको शुरू करने से पहले हमने बहुत सारे चीज को देखना पड़ेगा। सबसे पहला देखना पड़ेगा कि ये जो हम यहाँ पे बना रहे हैं, रिवर में बना रहे हैं, तो रिवर में आज से 30 साल पहले या 50 साल पहले इसमें फ्लड का हाईएस्ट लेवल कितना अटेंड किया है, और उसके बाद उस 50 साल में मिनिमम इसमें पानी इस रिवर के अंदर कितना गया है। तो दोनों चीज देख रहे हैं, एक मैक्सिमम लेवल ऑफ वाटर का देख रहे हैं, मैक्सिमम फ्लड कितना आया, एक मिनिमम पानी कितना आया, और तीसरा चीज देखते हैं कि इसमें एवरेज पानी पूरे साल कितना बना हुआ रहता है। तो 3 चीज को देखे, तो इन सारी चीज का क्या करते हैं हम लोग, मतलब देखते हैं कि इसमें मैक्सिमम फ्लड इतना गया, मिनिमम इतना गया, और एवरेज पानी इसमें इतना बना हुआ रहता है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलेगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन हमको स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मतलब एसपीसीबी से हमको क्या मिलेगा, उस स्टेट के एसपीसीबी में जाएंगे और उसके वहां से क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करके लाएंगे, और उस डेटा को हम लोग क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग अगर कोई स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, तो इस स्ट्रक्चर को किस तरह से डिजाइन करें, ताकि अगर आने वाले कुछ 100 साल के लिए अगर फ्लड लेवल इतना अटेंड कर भी जाए, तो हमारे प्रोजेक्ट को किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। हम क्या किए, हम यही किए कि जो भी पास्ट डेटा था 50 साल का या 100 साल का, उसको क्या किए, उस डेटा को एनालाइज किए, और उस डेटा को एनालाइज करने के बाद हमने क्या किया, जो प्रोजेक्ट को बना रहे हैं उस प्रोजेक्ट का सारा प्रिडिक्शन किया कि अगर ऐसा समस्या आता है तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से डील करेंगे। और जो भी हमने डिजाइन का स्टेप्स को फॉलो किया, तो वो सारा डिजाइन का स्टेप्स जो भी था, वो मेरा पास्ट पूरा डेटा को एनालाइज जो किया हुआ था, उसी डेटा को एनालाइज करके हम यहाँ पे बनाए थे। तो वही लिखे हैं कि इम्पैक्ट प्रिडिक्शन क्या हुआ, इम्पैक्ट प्रिडिक्शन मतलब कि पास्ट जो भी डेटा था, कोई भी प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को हमको आज बनाना है, और वो प्रोजेक्ट आज से 100 साल के लिए बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 50 साल पीछे का जाएंगे, और यहाँ पे वो सारा कुछ स्टडी करेंगे कि यहाँ का रेनफॉल कितना हुआ, यहाँ का फ्लड लेवल कितना हो गया, और यहाँ पे मतलब कौन कौन से तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, एयर पोल्यूशन कितना रहता है, नॉइज पोल्यूशन कैसा रहता है, सारा कुछ स्टडी करेंगे लास्ट 50 ईयर का। और उन सारे 50 ईयर के, आज से 50 ईयर पहले का सारा डेटा को एनालाइज करेंगे, और उस डेटा से हम लोग अपने फ्यूचर का 100 साल का आगे का क्या करेंगे, सारा कुछ प्रिडिक्ट करेंगे कि अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम उसको इस तरह से डील करेंगे। अगर फ्लड लेवल इतना आता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा चीज बनाएंगे, या जो ग्राउंड बेसमेंट होगा उसको कुछ हाइट प्रोवाइड करेंगे, ताकि हम लोग को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम इससे नहीं हो। तो क्या हुआ कि जो भी पास्ट डेटा था उसको हम लोग एनालाइज किए, इन्वेस्टिगेट किए, और फ्यूचर के लिए क्या किए, सारा कुछ उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सब कुछ को प्रिडिक्ट किए। तो इसी को हम लोग कहते हैं इम्पैक्ट प्रिडिक्शन। तो वही लिखिए, टू एक्यूमुलेट नॉलेज ऑफ फाइंडिंग ऑफ इन्वायरमेंटल इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द बेसिस ऑफ फ्रॉम द बेसिस फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ इम्पैक्ट। मतलब किसी भी इम्पैक्ट के प्रिडिक्शन के लिए हम लोग क्या किए, पास्ट का जो भी मतलब उसका इंफॉर्मेशन था उसको क्या किया, इन्वेस्टिगेट किए। उसके बाद है, वंस द पोटेंशियल इम्पैक्ट हैज बीन डिटरमाइंड ड्यूरिंग ए स्कोपिंग प्रोसेस, इट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई व्हिच प्रोजेक्ट एक्टिविटी विल कॉज इम्पैक्ट एंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड एक्सटेंट। अब क्या हुआ कि हमको एक बार जैसे क्या किया, जैसे कोई रिवर साइड में जैसे हम प्रोजेक्ट को किए, तो उसमें क्या था, फ्लड लेवल एक प्रॉब्लम था, आसपास में नॉइज पॉल्यूशन एक प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद अगर वहाँ मतलब वो बहुत पॉस्ट सिटीज में बन रहा है, तो वहाँ पे एयर पोल्यूशन एक प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग क्या किए कि पास्ट डेटा को एनालाइज किए, एयर पोल्यूशन के लिए, नॉइज पोल्यूशन के लिए, फ्लड लेवल के लिए, सारा कुछ के लिए। इवन रेनफॉल के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। हो सकता है बारिश बहुत ज्यादा, फ्लड नहीं आए, हो सकता है बारिश बहुत ज्यादा हो गया, जिसके कारण से क्या हुआ, सिटीज में जो होगा, मतलब ये फ्लड, बारिश के कारण फ्लड आ जाएगा, मतलब पूरा नाला वो जाम हो जाएगा। तो वो सारा कुछ क्या हो रहा है कि ये रेन के कारण एक प्रॉब्लम हुआ। दूसरा चीज है, रिवर में फ्लड लेवल के कारण प्रॉब्लम होगा। तीसरा, एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम होगा। उसके बाद क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन का भी एक प्रॉब्लम होगा। तो
तीन, ये सारा क्या है, एक एक प्रॉब्लम है। तो सारे प्रॉब्लम को हम लोग क्या किए, इन्वेस्टिगेट किए पास्ट 30 ईयर या 50 ईयर के डेटा को, और हम देखे कि इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन कर सकता है। रिवर का प्रॉब्लम, फ्लड का प्रॉब्लम ज्यादा आएगा, रेन वाटर का प्रॉब्लम ज्यादा आएगा, वाटर नॉइज पोल्यूशन का प्रॉब्लम ज्यादा आएगा, या एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम ज्यादा आएगा। तो ये सारा कुछ क्या किया, हम एनालाइज किया, और जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हमको दिख रहा है कि हाँ आने वाले 100 साल के लिए जो हम प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं, अगर ये 100 साल में अगर बहुत ज्यादा कोई भी चीज प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसी समय उसको मिटिगेट करेंगे, मतलब उसको उसके प्रॉब्लम को क्या करेंगे, रिड्यूस करने का कोशिश करेंगे। तो वही लिखा, वंस द पोटेंशियल इंपैक्ट हैज बीन डिटरमाइंड, जब एक बार उसके पोटेंशियल इंपैक्ट, मतलब ये कितना हार्म कर सकता है कोई भी प्रॉब्लम, जैसे एयर पोल्यूशन था, फ्लड का पोल्यूशन था, या रिवर रेन का प्रॉब्लम था, एक बार हमको ये पता चल जाए ये इतना प्रॉब्लम कर सकता है, तो उसको क्या करेंगे, इट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई विच प्रोजेक्ट एक्टिविटी कॉज इम्पैक्ट एंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड एक्सटेंड। तो हमको इससे पता चल जाएगा कि ये इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब फ्लड आया तो फ्लड से हम लोग को कितना प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसका मैग्नीट्यूड हमको पता चल जाएगा अगर हम एक बार एनालाइज करेंगे। तो ये सारा क्या हुआ, इम्पैक्ट प्रॉब्लम, और वैसे वैसे प्रॉब्लम को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, यदि फ्लड के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, हमको इस तरह से वहां डिजाइन करना पड़ेगा कि फ्लड का प्रॉब्लम क्या हो जाए, कम हो जाए। या फिर रिवर के रेन वाटर के कारण हो सकता है कि जो ड्रेनेज रहता है वो ब्लॉक हो जाए, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बारिश से पहले वहां का ड्रेनेज को हर हमेशा साफ कराना पड़ेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग इधर बिहार से हैं तो बिहार का देख सकते हैं कि मई जून में बारिश का टाइम मानसून आ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो सिटीज, पटना लाइक सिटीज है, उसमें क्या होता है, ड्रेनेज का ब्लॉकिंग का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो हम लोग, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको मार्च के मंथ में क्या करता है, उस ड्रेनेज को क्या करता है, साफ कराने का कोशिश करता है। मार्च अप्रैल तक पूरा ड्रेनेज साफ हो जाता है, जिससे ब्लॉकिंग का प्रॉब्लम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये सब क्या हुआ, इम्पैक्ट प्रिडिक्शन का ही एक दिया हुआ चीज है कि हम लोग को पहले से पता है कि बारिश आएगा तो ड्रेनेज ब्लॉक का प्रॉब्लम बढ़ेगा, तो हम लोग उसको उससे, और इसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा कि हम लोग के पटना जैसे सिटीज में क्या होगा, मूवमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगा, रोड पे पानी आ जाएगा, तो कहां से गाड़ी चलेगा। तो उस चीज को रिड्यूस किया जाता है। तो हम लोग को क्या हुआ, पहले से इम्पैक्ट पता चल गया कि हाँ बारिश के टाइम में ब्लॉकिंग का एक प्रॉब्लम रहेगा, ड्रेनेज ब्लॉक कर जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको मिटिगेट करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं। बारिश के मानसून आने से पहले हम ड्रेनेज को क्या करते हैं, साफ करते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिडिक्शन। इम्पैक्ट प्रिडिक्शन ज्यादा कुछ नहीं है, सीधा सीधा ये याद रखना है कि जो भी इम्पैक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किसी चीज का प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट बन रहा है, जैसे कोई भी चीज हम अगर बना रहे हैं, तो बेसिकली एक दो दिन के लिए तो बनेगा नहीं, वो बनेगा हमेशा 50 साल या 100 साल के लिए। तो वैसा प्रोजेक्ट जो कि 100 साल के लिए, 50 साल के लिए बन रहा है, तो जो अगर आज से वो 100 साल के लिए बन रहा है, हम लोग आज से 50 साल पहले का डेटा लाते हैं, उन सारे चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, और उस डेटा को एनालाइज करने के बाद हम लोग देखते हैं कि अच्छा फ्लड इतना, अभी तक 50 साल में फ्लड का मैक्सिमम लेवल इतना आया है, तो हो सकता है 100 साल में भी इतना आ सकता है, और कितने बार आ सकता है, वो सारा कुछ हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद हम अपना सारा डिजाइन का प्रोसेस उस चीज में लगाते हैं। तो यही हुआ इम्पैक्ट प्रिडिक्शन, मतलब पास्ट के सारे डाटा को एनालाइज किए और फ्यूचर के लिए उसको क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पैक्ट, इम्पैक्ट प्रिडिक्शन का ही नेक्स्ट पॉइंट है कि इस जब हम लोग इम्पैक्ट प्रिडिक्शन करते हैं, तो इम्पैक्ट प्रिडिक्शन में हम किन किन चीजों का ध्यान में रखते हैं कि जब जब किसी भी कोई भी एक प्रोजेक्ट है, हम लोग क्या करते हैं कि पास्ट के डेटा को एनालाइज करके फ्यूचर का प्रिडिक्ट करते हैं, ये सब प्रॉब्लम आएगा। तो ये एनालाइज करने के लिए हम लोग किन किन सारे चीज को अपने दिमाग में रखते हैं कि हम लोग पास्ट के किन किन सारे चीज को कंसिडर करें, ताकि फ्यूचर के लिए हम लोग क्या करें, फ्यूचर का जो भी डेटा हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे, फ्यूचर के लिए जो भी डेटा हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे, उसमें कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आए। तो सबसे पहला पॉइंट होता है बेस लाइन कंडीशन। बेस लाइन कंडीशन कहने का मतलब है कि पास्ट के सारे इन्फॉर्मेशन को जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, 50 साल का सारे, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब हमको प्रिडिक्ट करना होता है, तो पास्ट के 50 साल के जाकर के हम लोग क्या करते हैं, सारा डेटा को लाते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। तो इसी को क्या हुआ, बेस लाइन कंडीशन। मतलब इसका बेस लाइन क्या है, 50 ईयर पास्ट का सारा कंडीशन को क्या करें, एनालाइज कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेस लाइन कंडीशन। मतलब पास्ट के सारे कंडीशन को क्या कर रहे हैं, अपना बेस लाइन बना रहे हैं कि 50 साल का जो भी प्रॉब्लम था, उन सारे चीजों को हम लोग क्या किए, एनालाइज किए। तो वो हो गया बेस लाइन कंडीशन। दूसरा अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब हुआ कि ऐसा चीज जिसके बारे में हम लोग मतलब कोई निश्चित नहीं था। जस्ट फॉर लाइक अर्थक्वेक, किसी को थोड़ी पता है कि अर्थक्वेक क्या आ जाएगा, कब आ जाएगा। तो ये सब क्या एक अनसर्टेन, या वॉल्केनिक इरप्शन है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा, पता चला वहां से वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। या फिर हो सकता है क्या, जो सेटलमेंट है वो अचानक से कोई ब्रिज बन रहा है, ब्रिज का पिलर हम लोग बनाते हैं, हो सकता है वहां पे हम लोग डेटा को सही से एनालाइज नहीं कर पाए, तो उसके कारण से क्या हो सकता है कि सेटलमेंट हो जाएगा। या सेटलमेंट
इस डेटा को नहीं मान सकते, ये एक छोटा सा मिसकंसेप्शन है। जस्ट लाइक कि जिस चीज के बारे में हम लोग कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जस्ट लाइक अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, ये सब क्या है कि प्रोजेक्ट चल रहा है, कभी अर्थक्वेक आ गया जिससे क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो सब क्या होता है, अनसर्टेनिटी में चला जाता है। थर्ड स्पेस आता है स्पेशियल लिमिट। स्पेशियल लिमिट मतलब कि कितने लिमिट तक इसके प्रॉब्लम फैल सकता है। जैसे कि हम लोग अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसका प्रॉब्लम कितना दूर तक जा सकता है। जैसे कि हम लोग एक जस्ट फॉर एग्जांपल रिफाइनरीज को लेते हैं, कभी अगर कोई रिफाइनरीज बन रहा है, हो सकता है कि उसमें जो प्रॉब्लम्स हो रहा है उस प्रॉब्लम से देखेंगे कि कितना स्पेस में प्रॉब्लम जाएगा। जैसे कि हम लोग रिफाइनरीज को ले सकते हैं, या फिर भोपाल गैस गैस ट्रेजेडी जो था, उसमें क्या हुआ था कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ कि जो गैस वहां से लीक हुआ था, तो वो गैस क्या हुआ था कि लगभग लगभग 50 किलोमीटर तक के लोगों को क्या किया, अपने अंदर में लेकर के उसको डेथ डेथ तक पहुंचा दिया था। तो क्या हुआ कि वहां जो हेजार्ड हुआ, उस हेजार्ड कितने दूर तक उसका इम्पैक्ट गया, उसी को कहते हैं स्पेशियल लिमिट, कि इसका प्रॉब्लम जो होगा वो कितने दूर तक फैल रहा है, तो वही होता है स्पेशियल लिमिट। अब तीसरा इंक्रीमेंटल कंडीशन। इंक्रीमेंटल कंडीशन मतलब कोई कोई सा कंडीशन होगा जो हम लोग प्रिडिक्ट किए, हो सकता है वो बढ़ जाए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि रेन वाटर है, अब रेन तो किसी के हाथ का चीज है नहीं, हो सकता है हम प्रिडिक्ट किए कि आने वाले 50 साल के या 100 साल के लिए जो प्रोजेक्ट हम बनाए, उस प्रोजेक्ट में रेन वाटर मैक्सिमम अगर अटेंड करेगा तो 10 सेंटीमीटर अटेंड कर, 10 mm कर सकता है। लेकिन हो सकता है कि वो 10 mm नहीं कर करके वो 20 mm कर जाए किसी साल। तो वही है कि इंक्रीमेंटल कंडीशन की कौन कौन सा कंडीशन ऐसा है जो कि बढ़ भी जो हमने प्रिडिक्ट किया है, हो सकता है वो आगे चल के क्या हो जाए, बढ़ जाए। उन सारे कंडीशन को भी हम लोग देखेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल रेन वाटर का लिए फ्लड लेवल भी हो सकता है किसी साल फ्लड लेवल हमने अटेंड किया कि मैक्सिमम फ्लड लेवल आने वाले 100 साल में कितना जाएगा, 55 सेंटीमीटर जाएगा, लेकिन हो सकता है वो 55 नहीं जाके 60 चला जाए या 70 चला जाए। तो ये सब क्या है, इंक्रीमेंटल कंडीशन है जो कि बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। और लास्ट स्टेप है इसका क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव कहने का मतलब हुआ कि जस्ट फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं कि किसी भी जगह में अगर वैसा जैसे एनटीपीसी आ गया, तो एनटीपीसी से क्या होगा, एनटीपीसी जब एनटीपीसी अपना मतलब फुल कैपेसिटी पे वर्क करेगा, उससे क्या होगा, धुआं निकलेगा उसके चिमनी से, तो वो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में जाकर रिलीज होगा। एटमॉस्फेयर में जो रिलीज होगा तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, एयर एयर पॉल्यूशन हो सकता है। तो ये क्या हुआ कि एनटीपीसी के आने से एक प्रॉब्लम हुआ, एयर पॉल्यूशन। तो वो एयर पॉल्यूशन जो प्रॉब्लम हुआ, तो एयर पॉल्यूशन में क्या होगा कि जो भी ऑक्सीजन का लेवल है वहां पे रिड्यूस कर जाएगा, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन रिड्यूस कर जाएगा, कार्बन का बढ़ जाएगा वहां पे। तो ये क्या हुआ, हम लोग एक क्वालिटेटिव बोले कि एयर पॉल्यूशन होगा जिसमें ये सारा कुछ क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब इसी को हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर देंगे कि जो कार्बन का पॉल्यूशन है कितना बढ़ेगा, मान लीजिए 10% बढ़ेगा, 20%, तो इसको क्या मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिए, उसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव मतलब जब तुम मैग्नीट्यूड वाइज तुम ये कर दे कि 10% बढ़ेगा या 20% बढ़ेगा, तो उसको हम लोग बोले क्वांटिटेटिव। और कौन कौन सा कंपोनेंट को वो मतलब प्रॉब्लम करेगा, जैसे कि एयर पॉल्यूशन में क्या हुआ, नाइट्रोजन को प्रॉब्लम करेगा, ऑक्सीजन को प्रॉब्लम करेगा, कार्बन का कंसंट्रेशन, तो ये सारा चीज क्या हुआ, हमने प्रिडिक्ट किया कि ये सारा चीज बढ़ेगा घटेगा, तो इसको बोलेंगे क्वालिटेटिव। और कितना बढ़ेगा घटेगा तो उसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव। तो ये सारा पॉइंट है जिस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, जब कभी भी हम लोग इम्पैक्ट प्रिडिक्शन करते हैं तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग दिमाग में रखते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग एनालाइज करके क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो सब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं। इम्पैक्ट एनालिसिस का जो लास्ट पॉइंट है वो इम्पैक्ट इवेल्युएशन। इम्पैक्ट इवेल्युएशन कहने का मतलब क्या हुआ कि जो कोई भी हम लोग क्या हुआ, हम अभी तक क्या कर रहे थे कि हम लोग इम्पैक्ट को प्रिडिक्ट कर रहे थे कि जैसे रेन वाटर प्रीवियस ईयर के डेटा को हम लोग एनालाइज किए, और आने वाले टाइम के लिए फ्यूचर के लिए हम लोग क्या किया, एनालाइज किए। तो एनालाइज जब करते हैं ना, तो एनालाइज तो ये हुआ कि फ्लड का प्रॉब्लम है तो आगे फ्लड का प्रॉब्लम आएगा, लेकिन जब इसी को बोलते हैं कि कितना आएगा, जस्ट फॉर एग्जांपल कि 100 साल के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो जो फ्लड होगा वो मैक्सिमम लेवल 100 साल में 5 बार अटेंड करेगा। तो ये चीज क्या कर रहे हैं, हम लोग कैलकुलेट किए। तो फ्लड का प्रॉब्लम होगा ये तो प्रिडिक्ट किए कि फ्लड आएगा, लेकिन कितना आएगा उसको हम इवेलुएट किए, वैल्यू को बता दिए कि फ्लड का प्रॉब्लम जो है 100 साल के लिए अगर ये प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं तो 100 साल में हो सकता है 5 बार फ्लड जो होगा अपने मैक्सिमम लिमिट को अटेंड करेगा। तो क्या हुआ कि हमने क्या किया, इवेलुएट किया, उस वैल्यू को इवेलुएट किया कि 5 साल फ्लड आएगा, तो ये प्रिडिक्ट किए, तो वो प्रिडिक्ट इंपैक्ट प्रिडिक्शन में चला गया, कितने बार आएगा, 5 बार आएगा, कितने सेंटीमीटर का फ्लड आएगा,
तो ये सारा कुछ क्या हुआ, हम लोग एक मैथमेटिकली चीज को दे दिए, उसी को बोलते हैं इवेल्युएशन, इवेल्युएट कर दे, मतलब एक वैल्यू दे दिए कि हमारा जो इम्पैक्ट प्रिडिक्शन था, जो हमारा था कि फ्लड आएगा तो वो कितने बार आएगा, या फिर रेन का जो प्रॉब्लम होगा 100 साल में कितने बार हो सकता है कि बारिश मतलब जो लिमिट है उससे ज्यादा आ जाए। तो ये सब क्या कि इवेल्युएट किए, तो उसी को बोलते हैं इम्पैक्ट इवेल्युएशन। तो वही लिखे। तो इससे क्या होगा कि जब हमको पता चल जाएगा कि 5 बार आएगा या 10 बार आएगा, तो हमारा जो डिजाइन होगा वो इस तरह से होगा कि 5 बार अगर फ्लड आ रहा है तो हमको उसको जितना ज्यादा से ज्यादा कंपनसेट कर सकते हैं, मतलब रेड्यूस कर सकते हैं, उतना करने का कोशिश करेंगे कि आने वाले 100 साल में अगर लेट सपोज 5 नहीं 6-7 बार भी आ जाए, तो हम लोग प्रोजेक्ट को इस तरह से डिजाइन करेंगे कि 5 या 6 बार आने से हम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। प्रॉब्लम तो होगा बट उतना ज्यादा नहीं हो जितना होना होना था। हम लोग क्या किए, उस प्रॉब्लम को रिड्यूस किए। तो वही लिखे, इट्स पर्पस इज टू असाइन रिलेटिव सिग्निफिकेंस टू द प्रिडिक्टेड इम्पैक्ट। जो इम्पैक्ट प्रिडिक्शन में हम लोग प्रिडिक्ट किए थे, उसको हमने क्या किया, एक रिलेटिव वैल्यू को असाइन किया एंड एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट एंड टू डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच इम्पैक्ट आर टू बी अवॉइडेड, मिटिगेटेड और कंपनसेटेड। मतलब कि हमने ये चीज पता किया कि इतना प्रॉब्लम होगा तो इसको हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं या मिटिगेट कर सकते हैं। मतलब सारे वर्ड का मतलब सेम ही हुआ कि हम लोग को ये पता चल गया कि इम्पैक्ट में क्या ये प्रॉब्लम आएगा, तो ये हो गया इम्पैक्ट प्रिडिक्शन। अब कितना आएगा इस चीज को जब निकाल लिए तो क्या हुआ कि उसको हम लोग इवेल्युएशन बोलते हैं, इम्पैक्ट इवेल्युएशन। जब हमको पता चल चुका कि इतना आएगा तो हमको एक वैल्यू मिल चुका है, वही बोला एक वैल्यू असाइन हो गया है, और जिससे क्या होता है हम लोग को एक हेल्प मिल जाता है कि हम लोग जो डिजाइन करेंगे ये मतलब इसको ध्यान में रखते हुए कि ये प्रॉब्लम अगर इतना होगा तो इसको किस तरह से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो यही हुआ ऑल अबाउट इम्पैक्ट इवेल्युएशन। अब इसमें कुछ और भी पॉइंट्स है जो हम अभी देखते हैं। एक दो पॉइंट है कि हम लोग जब इम्पैक्ट इवेल्युएशन करते हैं तो किन किन सारे चीजों को अपने दिमाग में रखते हैं। जैसे इससे पहले क्या था, इम्पैक्ट प्रिडिक्शन था, तो उसमें भी जब इम्पैक्ट प्रिडिक्शन हम लोग कर रहे थे, हम लोग क्या करें, छोटे छोटे कुछ कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखे थे, पॉइंट टू बी कंसिडर्ड। तो उन सारे उसी तरह का इम्पैक्ट इवेल्युएशन जब करेंगे तो उसमें भी कुछ कुछ पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे। तो हम आगे अभी देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, क्राइटेरिया फॉर इवेलुएटिंग पोटेंशियल इफेक्ट। मतलब कोई भी जो प्रॉब्लम्स हो रहा है, जैसे कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स होता है, तो उस प्रॉब्लम से जो हम लोग का नुकसान होता है, वो नुकसान कितना ज्यादा है या कितना कम है, उसको किस किस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो उस चीज को डिसाइड करने के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स होता है, जिस पॉइंट को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जिसमें पहला पॉइंट क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ अफेक्टेड एरिया। इंपॉर्टेंस ऑफ अफेक्टेड एरिया कहने का मतलब क्या हुआ कि लेट सपोज अभी क्या है कि कोई एक एरिया है, जस्ट लाइक हम बिहार की बात कर रहे हैं, तो बिहार में क्या है, यदि बारिश होता है, अगर बारिश होता है, या बारिश नहीं फ्लड का ही हम ले लेते हैं, अगर फ्लड बहुत ज्यादा आ गया तो फ्लड क्या होता है, एक तो आता है वैसे एरिया में आता है जिस एरिया में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वेजिटेशन होता है, एग्रीकल्चरल लैंड पे ही फ्लड आता है। अगर वही फ्लड किसी कारण से कहीं से मान लीजिए कोई डैम जो बना हुआ उस डैम में लीकेज हो गया और उस कारण से वो सिटीज के अंदर चला आया, सिटीज जैसे कि कोई इंडस्ट्रियल एरिया जैसे रिफाइनरीज है या कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कोई भी पावर प्लांट है, अगर वो पानी कहीं से लीक करके किसी पावर प्लांट में चला जाता है तो फ्लड तो आया। फ्लड दो जगह गया, एक फ्लड गया इंडस्ट्रियल एरिया में और वही फ्लड गया है मतलब एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर। तो एग्रीकल्चरल लैंड में क्या है कि अफेक्ट ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड में क्या है कि पहले से हर लोग को पता है कि 4-5 महीने के लिए हमारा फ्लड आएगा, वो फ्लड आता है और वो फिर चला जाता है। तो 4-5 महीने के लिए क्या होता है, वेजिटेशन कुछ समय के लिए क्या होता है, जो आसपास के लोग होते हैं उनको वेजिटेशन में प्रॉब्लम होता है। लेकिन यदि वही फ्लड जो है अगर किसी इंडस्ट्रियल एरिया में चला जाएगा तो क्या होगा, अगर मान लीजिए रिफाइनरीज में चला जाता है तो वहां से क्या होगा, पेट्रोल का प्यूरिफिकेशन बंद हो जाएगा 4 महीने के लिए। तो अगर पेट्रोल अगर कहीं पे बंद हो जाता है, उससे आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम पूरे बिहार के अंदर में हो सकता है। या लेट सपोज एनटीपीसी में पानी चला गया, उससे क्या हुआ, बिजली प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अभी आप सोच सकते हैं अगर बिजली प्रोडक्शन 4 महीने के लिए बंद हो जाएगा तो कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या हुआ कि है एक ही चीज, फ्लड ही प्रॉब्लम है, बट वही अगर एग्रीकल्चरल लैंड में गया तो उसका प्रॉब्लम क्या हुआ, उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन वही अगर इंडस्ट्रियल एरिया में चला गया तो उससे प्रॉब्लम क्या हुआ, ज्यादा हो गया। तो वही लिखा कि जो अफेक्टेड एरिया है या अफेक्टेड रिसोर्स है उसका इंपॉर्टेंस कितना है। जैसे रिफाइनरीज का या पावर प्लांट का इंपॉर्टेंस क्या है, ज्यादा था एज कंपेयर टू एग्रीकल्चरल लैंड से। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ज्यादा अफेक्टेड एरिया होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उस चीज से बचाने की कोशिश करते हैं। तो वही लिखा कि इंपॉर्टेंस ऑफ अफेक्टेड रिसोर्स, जो भी रिसोर्स हमारा अफेक्ट हो रहा है
उसका इंपॉर्टेंस कितना है। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया का इंपॉर्टेंस क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू एग्रीकल्चरल लैंड। दूसरा है मैग्नीट्यूड एंड एक्सटेंट ऑफ डिस्टर्बेंस, जो प्रॉब्लम हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है और उसका डिस्टरबेंस कितना है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टरबेंस कितना, उससे प्रॉब्लम, जैसे कि अगर अगर मान लीजिए कि कोई प्लेन एरिया में अगर फ्लड आया, तो प्लेन एरिया मतलब जैसे आउटर एरिया जो होता है उसमें फ्लड आ रहा है, तो उससे क्या होगा, उससे उसका एक इफेक्ट क्या होगा, बहुत कम होगा। मान लें एग्रीकल्चरल लैंड में अगर 4 महीने के लिए फ्लड आ गया, 4 महीने हम एग्रीकल्चर का वर्क नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर का वर्क नहीं करेंगे, लेकिन बाकी का जो मतलब 8 महीना उसमें हम करके वो चीज को क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, तो वो प्रॉब्लम कम होगा। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस अफेक्टेड एरिया का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर वहीं पे इंडस्ट्रियल एरिया में आ जाएगा, 4 महीने के लिए क्या हम अपना ये काम कर सकते हैं, बिजली बंद कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो वही है कि मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा हो गया, तो मैग्नीट्यूड जिसका ज्यादा होगा उस पे हम लोग क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करने का कोशिश करेंगे। तो वही है कि मैग्नीट्यूड एंड एक्सटेंस ऑफ डिस्टर्बेंस, मतलब उस जो डिस्टर्बेंस हुआ उसका मैग्नीट्यूड कितना है। अगर वेजिटेबल एरिया में जाएगा, एग्रीकल्चरल लैंड पे फ्लड आएगा, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा डिस्टर्बेंस का। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल एरिया में जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तीसरा है ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी। ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब हुआ कि वो कितना टाइम के लिए आया और कितने बार आया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम मान सकते हैं कि बारिश आ रहा, रेन वाटर आ रहा है, तो क्या हुआ कि ड्यूरेशन क्या था, कि जो बहुत हैवी रेन हुआ, जिसमें बहुत ज्यादा बारिश हुआ, बहुत मूसलाधार जिसको हम बोलते हैं, बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, तो उस बारिश का ड्यूरेशन कितना रहा। 1 घंटे के लिए बहुत तेज बारिश हुआ, 2 घंटे के लिए, और वो एक दिन में कितना बार आया, उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे कि 1 घंटे का जो बारिश बहुत तेज बारिश था, वो दिन में 5 बार आया, तो वो क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 घंटे वाला बारिश 5 बार आया। तो वही हुआ कि ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार आया और कितने देर के लिए आया। तो जैसे ऐसे ये तो हम 1 डे के बारे में बोले, ऐसा बोल सकते कभी कभी फ्लड भी क्या होता है, एक एक सीजन में 2-3 बार आ जाता है पानी, क्या होता है बहुत 2-3 बार बढ़ता घटता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक ही साल में हाई फ्लड जो था, ज्यादा फ्लड जो था, वो 2-3 बार आ गया, तो वही हो गया ड्यूरेशन। एक एक महीने वाला फ्लड जो है 2-3 बार आ गया एक साल में, तो वही हुआ ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी। फिर आता है हमारा रिस्क एंड ओकरेंस। रिस्क एंड ओकरेंस कहने का मतलब हुआ कि रिस्क ऑफ ओकरेंस कहने का मतलब कि जो चीज हो रहा है उससे रिस्क उसके कितना है, मतलब उसका हेजार्ड कितना होगा। अभी हम रिस्क एनालिसिस आगे भी पढ़ेंगे कि रिस्क होता क्या है, फिर भी हम समझते हैं कि जो रिस्क हो रहा है उसका ओकरेंस का चांस कितना ज्यादा है। उसके बाद आता है रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी कहने का मतलब रिवर्स तो नहीं कर जाएगा, मतलब वही जैसे ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी बोले कितना बार आ रहा है, तो रिवर्स हो रहा है, मतलब एक ही फ्लड 2-3 बार आ गया। जैसे कोई प्रोजेक्ट बना लेट सपोज 100 साल के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं पास्ट डेटा को लेकर के। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग ये प्रिडिक्ट करते हैं आने वाले 100 साल के लिए कि जो फ्लड है वो एक ही बार आएगा या 2-3 बार आएगा। तो 2-3 बार अगर आ रहा है तो वो फ्लड क्या हो रहा है, रिवर्स कर रहा है, फिर बार बार आ रहा है, तो उसी को हम बोलेंगे रिवर्सिबिलिटी, मतलब कितने बार वो आ रहा है। और लास्ट आता है कंट्रीब्यूशन टू कम्युलेटिव कम्युलेटेटिव इम्पैक्ट। कम्युलेटेटिव इम्पैक्ट कहने का मतलब है कि हो सकता है जिसमें फ्लड आ गया होगा, मतलब जिसमें फ्लड जो होता है वो अपने मैक्सिमम लिमिट पे हो, मतलब हाईएस्ट फ्लड लेवल को अटेंड कर रहा, उस समय हो सकता है बारिश भी वो आ जाए। हो सकता है कि बारिश क्या हो, बारिश भी उसमें मतलब अपना मैक्सिमम लिमिट को अटेंड कर ले, तो उस समय का जो इम्पैक्ट होगा क्या करना पड़ेगा कि जब कभी भी हमको लेना पड़ेगा तो बारिश का भी इम्पैक्ट लेना पड़ेगा प्लस फ्लड का भी इम्पैक्ट लेना पड़ेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव, मतलब किसी एक चीज के लेकर के स्टडी नहीं कर रहे हैं, मतलब 2-3 चीज को मर्ज करके हम क्या कर रहे हैं, किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर डिजाइन कर रहे हैं कि अगर ये 2-3 चीज एक बार में आ जाएगा, मतलब एक ही समय में बारिश भी बहुत तेज आ गया, उसी समय फ्लड भी आ चुका है, उसको उस समय हमारा क्या इम्पैक्ट कर सकता है, क्या उसका हेजार्ड हो सकता है, क्या प्रॉब्लम कर सकता है, तो उसी को बोलते हैं कम्युलेटिव इम्पैक्ट। मतलब एक साथ बहुत सारा चीज आ गया है और उन सारे चीज को कोलाबोरेट करके, सारे चीज को एक करके हम लोग क्या करते हैं, उसके इम्पैक्ट को देखते हैं कि क्या इस प्रोजेक्ट पे वो इम्पैक्ट कर सकता है। तो यही हुआ कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसका इम्पैक्ट जो होगा वो कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा, वो चीज जब करते हैं तो उस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन सारे चीज को हम लोग क्या करते हैं, मतलब पॉइंट को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को यदि हम कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट में हम लोग को कौन कौन सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो उन सारे प्रॉब्लम्स के कारण हम लोग, एक तो प्रॉब्लम आएगा और उस प्रॉब्लम के कारण हम लोग का क्या क्या सब इफेक्ट हो सकता है, इसी चीज को जब हम किसी भी प्रोजेक्ट में एनालाइज करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रिस्क असेसमेंट।
बेसिकली हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि लेट सपोज यदि कहीं किसी भी जो डैम का कंस्ट्रक्शन होता है, बेसिकली क्या होता है, पहाड़ एरिया में ही होता है, पहाड़ों में ही डैम का कंस्ट्रक्शन होता है। तो जब हम लोग डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसमें क्या होता है कि जब अब डैम तो ऐसा है नहीं कि 1-2 किलो मतलब आधा किलोमीटर का डैम बनेगा। जब भी डैम बनता है तो लगभग लगभग 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर से ज्यादा का ही एरिया लेता है। तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहला नंबर क्या होगा कि यदि हम लोग डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो डैम के कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला वर्क जो होता है वो होता है डिफोरेस्टेशन। वहाँ का जो पेड़ पौधा होता है उसको क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। तो डिफोरेस्टेशन अगर हम करेंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगा, उससे प्रॉब्लम आएगा जो स्पीसीज है वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट, खत्म हो जाएगा, इंडेंजर्ड में चला जाएगा, या जो भी इंडेंजर्ड में होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इससे इसकी ये सब ये क्या हुआ, एक प्रॉब्लम हो गया। तो एक डैम के कंस्ट्रक्शन से एक प्रॉब्लम हुआ, एक प्रॉब्लम है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन से क्या होगा, स्पीसीज का क्या होगा, हैबिटेट लॉस कर जाएगा, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा, वहां का आसपास का जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर पहाड़ों में टेम्परेचर यदि इंक्रीज कर रहा है तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा, ग्लेशियर जो होगा वो पिघलेगा। अगर ग्लेशियर पिघल रहा है उससे क्या होगा कि नदी में पानी क्या होगा, बढ़ेगा। और नदी में यदि पानी बढ़ रहा है तो इसका मतलब प्लेन एरिया में क्या होगा, फ्लड आएगा। तो सारा कुछ क्या, ये सब इंटरलिंक है। तो सिर्फ और सिर्फ जब कहीं पे कंस्ट्रक्शन का वर्क कर रहे हैं, जो कहीं पे डैम कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम हम बताएं, डिफोरेस्टेशन। जो अगर पहाड़ों में अगर डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं उससे ये सब प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक एक्सटेंशन चला जाएगा, प्लेन एरिया में फ्लड आएगा, ग्लेशियर क्या होगा, मेल्ट करेगा, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग एक प्रॉब्लम बनेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा डिफोरेस्टेशन से इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है। इन सारे चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर डिफोरेस्टेशन करते हैं तो इनसे उससे फ्लड आने का प्रॉब्लम बढ़ सकता है, स्पेसीज एक्सटेंशन पे जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्लेशियर मेल्ट करेगा। तो ये सारा प्रॉब्लम को हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया। तो इसी को हम लोग कहते हैं रिस्क असेसमेंट। मतलब किसी जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में जो सारा स्टेप्स या जो सारा इवेंट हम कर रहे हैं, इवेंट मतलब जो सारा कुछ कर रहे हैं, जैसे आप कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम है तो उसमें क्या, एक डिफोरेस्टेशन है, फिर ब्लास्टिंग आएगा, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन आएगा, फिर जो वहाँ के लोकल लोग जहाँ पे जिसके जमीन पे हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं उसको वहां से क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो एक सीरीज ऑफ एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में क्या है, बहुत सारा इवेंट है, कंस्ट्रक्शन है, ब्लास्टिंग है, डिफोरेस्टेशन है। तो कोई भी हर इवेंट को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि अगर ये इवेंट कर रहे हैं, जैसे डिफोरेस्टेशन एक इवेंट है, दूसरा हमारा ब्लास्टिंग, जो हम लोग क्या करते हैं कि पहाड़ों में क्या करते हैं, बम लगाते हैं, और बम लगा के हम लोग के डायनामाइट होता है, डायनामाइट लगा के क्या करते हैं, पहाड़ को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। फिर उसके बाद वहां पे हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो हम सिर्फ एक चीज को, एक इवेंट को पकड़ रहे हैं डिफोरेस्टेशन का। उस डिफोरेस्टेशन से कितना सारा प्रॉब्लम हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, फ्लड इन प्लेन एरिया, मेल्टिंग ऑफ आइस हो रहा है, स्पीसीज एक्सटेंशन हो रहा है। तो एक इवेंट किए उससे ये सारा प्रॉब्लम था, रिस्क इससे है, तो ये सारा उससे जुड़ा हुआ था, तो इसी को क्या बोलेंगे, डिफोरेस्टेशन का रिस्क ये सारा हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं रिस्क असेसमेंट। दूसरा एग्जांपल हम ऐसे भी ले सकते हैं, यदि हम ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो ब्लास्टिंग करने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग पहाड़ों में पत्थर में क्या करते हैं, डायनामाइट लगाते हैं, और डायनामाइट लगा के क्या करते हैं, पत्थर को तोड़ते हैं, मतलब ब्लास्ट करते हैं। वो समझो एक बम है, बम ब्लास्ट कर रहा है। जब बम ब्लास्ट कर रहा है, अगर डायनामाइट थोड़ा सा ज्यादा लग गया, उस कारण से क्या होगा, उस ब्लास्ट के कारण पहाड़ में क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा। और अगर वो अर्थक्वेक आ रहा है, वहां पे क्या हुआ, अर्थक्वेक के कारण हो सकता है कि पहाड़ में लैंडस्लाइड भी आ जाए। पहाड़ में लैंडस्लाइड आएगा तो बहुत सारे लाइफ लाइफ क्या होंगे वहां पे, डिस्ट्रॉय कर जाएंगे, जो भी घर टूटेगा, इंसान मलबा में दब जाएगा। ये सारा क्या हुआ, एक इवेंट डिफोरेस्टेशन था, उससे वो उतना प्रॉब्लम था। दूसरा इवेंट हुआ ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग से क्या हुआ, लैंडस्लाइड प्रॉब्लम हुआ, अर्थक्वेक आ सकता है। तो ये सारा कुछ क्या हुआ, ये सारा क्या हुआ, एक रिस्क असेसमेंट है। अभी ब्लास्टिंग का रिसेंटली जो हाल में 1 महीने पहले का जोशीमठ का कहानी था, जोशीमठ में क्या हुआ कि जो भी हम लोग टनल हम लोग क्या किए थे, पहाड़ में उत्तराखंड में हम लोग टनल बना रहे हैं ऑल वेदर रोड पे। उसमें क्या हुआ, टनल में हम लोग क्या किए, जो ब्लास्टिंग किए, ब्लास्टिंग करने के बाद क्या हुआ, जो सारा गैस पहाड़ों में, जब टनल के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, ब्लास्टिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे, या टनल को तो मतलब टनल बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो उसमें क्या हुआ, गैस बहुत जगह पे इंटरप्ट हो चुका था। टनल मतलब मिट्टी में क्या हुआ, गैस बहुत जगह फंस गया था। वो गैस जब वो रिलीज होने की कोशिश किया, तो हर जगह जोशीमठ में आप रिसेंटली देख सकते हैं कि हर घर में क्या हुआ, दरार आ गया, क्योंकि जो भी लैंड था वो गैस जैसे उससे रिलीज होने का कोशिश किया, तो वो गैस क्या हुआ, जो भी घर था ऊपर
पहाड़ों के ऊपर में लोग रह रहे थे, तो वहां पे क्या हुआ, अर्थक्वेक का प्रोबेबिलिटी ज्यादा आ गया। तो ये सब क्या था, एक रिस्क असेसमेंट था ब्लास्टिंग का। अगर वो सही से किया होता तो ये सारा प्रॉब्लम नहीं आता। तो रिस्क असेसमेंट बेसिकली है कि किसी भी प्रोजेक्ट में जो कुछ भी स्टेप्स हो रहा है, उस स्टेप से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उस प्रॉब्लम को बस आइडेंटिफाई करो, उस प्रॉब्लम को बस आइडेंटिफाई करो। जस्ट फॉर एग्जांपल बताएं कि डिफोरेस्टेशन किए, उससे ये सारा प्रॉब्लम होगा। यदि हम वहां पे क्या करेंगे, यदि हम वहां पे ये करते हैं, मतलब ये ब्लास्टिंग करते हैं, तो उससे ये सारा कुछ प्रॉब्लम होगा, अर्थक्वेक का, लैंडस्लाइड का। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम उसके प्रॉब्लम को सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये होगा तो ये सारा प्रॉब्लम होगा। तो उसी को बोलते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग व्हाट हैजार्ड एग्जिस्ट और मे अपियर इन द वर्क प्लेस। जिस जगह पे काम हो रहा है, उस जगह पे क्या क्या हैजार्ड, मतलब क्या क्या खतरा हो सकता है, एंड हाउ दे मे कॉज हार्म, और किस तरह से वो हम लोग को क्या करेगा, हार्म करेगा, एंड टू टेक स्टेप टू मिनिमाइज हार्म, और हम कौन कौन सा स्टेप ले सकते हैं ताकि उस चीज को क्या करें, मिनिमाइज कर सके। दूसरा आता है इन जनरल आइडेंटिफाइंग हेजार्ड प्लस इवेल्युएटिंग रिस्क। मतलब क्या हुआ, सबसे पहला नंबर हम लोग हेजार्ड, खतरा जो था उसको आइडेंटिफाई किए, और उसके बाद क्या किए, उसको इवेल्युएट कर रहे हैं ताकि हम उसको क्या करें, एलिमिनेट कर सके। इसी को हम बेसिकली, ये सारा लाइन को ही यहाँ पे हम लिखे हैं ताकि उसको हम रिड्यूस करके या तो एलिमिनेट कर दे, खत्म कर दे, या खत्म नहीं कर सकते हैं तो उसको क्या करें, कंट्रोल करें उसके परमिसिबल लिमिट तक, एक्सेप्टेबल लिमिट तक। और जो हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, रिस्क असेसमेंट में क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग जो खतरा आने वाला है किसी भी स्टेप से, उस खतरे को क्या करते हैं हम लोग, मतलब फाइंड आउट करते हैं। हम लोग ये क्यों करते हैं, ये हम इसीलिए करते हैं ताकि फ्यूचर एक्सीडेंट जो है उसको क्या करें, बचा सके, और इल हेल्थ जो है, मतलब इससे जो खतरा हो सकता है ह्यूमन हेल्थ पे या किसी भी चीज के ऊपर, उसको क्या करें, हम लोग खत्म कर सके। तो वही, लेकिन इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इल हेल्थ। तो यही सारा हमारा रिस्क असेसमेंट है। ये रिस्क असेसमेंट बेसिकली कुछ नहीं है, बस एक ही चीज याद रखना है, रिस्क असेसमेंट कहने का मतलब है कि जो भी किसी भी प्रोजेक्ट या कोई भी इवेंट करने से जो भी खतरा होगा, उस खतरे को सिर्फ हम सिर्फ क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, इससे ये सब प्रॉब्लम आएगा। तो बस बेसिकली रिस्क असेसमेंट यही है। अब इसका क्या है कि टोटल रिस्क, किसी भी प्रोजेक्ट में जब हम रिस्क असेसमेंट करते हैं तो उसका कुछ स्टेप्स है, जो कि टोटल 5 स्टेप्स है, उसको हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो रिस्क रिस्क असेसमेंट था, बेसिकली रिस्क असेसमेंट में क्या हो रहा था, रिस्क असेसमेंट में हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी हम लोग को किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा था, उस प्रोजेक्ट को हम लोग क्या कर रहे थे, फाइंड कर रहे थे, ताकि उसके इफेक्ट को हम लोग क्या करें, रिड्यूस कर सकते। अभी हम लोग देखे थे कि कोई भी प्रोजेक्ट जो डिजाइन होता है बेसिकली 100 साल के लिए ही डिजाइन होता है। ऐसा तो होता नहीं है कि वो 2 साल या 10 साल के लिए डिजाइन हो रहा है। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट 100 साल के लिए डिजाइन होता है, तो हो सकता है कि 100 साल में बहुत सारा प्रॉब्लम उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो सकता है। तो उस सारे प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो जब हम उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं, तो उस सारे प्रॉब्लम्स को ही बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्क असेसमेंट बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम होगा, ये प्रॉब्लम होगा, ये प्रॉब्लम होगा। तो वो सारा क्या हुआ, वो सारा प्रॉब्लम जो आया उसको हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि आगे इस प्रॉब्लम को क्या करें, रिड्यूस किया जा सके। तो वही हुआ कि इन प्रॉब्लम को हम लोग फाइंड करने के लिए हम लोग कौन कौन सा मेथड देखते हैं, कौन कौन सा स्टेप्स करते हैं रिस्क असेसमेंट में। तो बेसिकली टोटल 5 स्टेप्स होता है, जिस स्टेप्स को हम लोग क्या करते हैं, 5 स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट। जिसमें पहला स्टेप्स होता है आइडेंटिफाई द हेजार्ड। जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल हम बताते हैं कि अगर कहीं डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ, तो डैम के कंस्ट्रक्शन के कारण, डैम के कंस्ट्रक्शन के दौरान क्या होगा, डिफोरेस्टेशन एक प्रॉब्लम होगा, ब्लास्टिंग एक प्रॉब्लम होगा। तो ये सारा क्या होगा, ब्लास्टिंग से भी प्रॉब्लम होगा। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को हम क्या किए, की प्रॉब्लम्स को क्या किए, पॉइंट आउट किए कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो वो आइडेंटिफाई किए। दूसरा हुआ कि आइडेंटिफाई द पीपुल हु माइट बी हार्म एंड हाउ। मतलब जो प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम से कितने लोग नुकसान में हो रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल जब हम कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं, तो वहां पे जो लेबर लोग, एम्प्लॉय लोग जो काम करते रहते हैं, उन लोग के साथ खतरा रहेगा। डैम का जो होगा, मान लीजिए लैंडस्लाइड हो रहा है और साइड पे बहुत सारे लेबर वर्क कर रहे हैं, तो क्या होगा, लैंडस्लाइड में वो भी हो सकता है, दब सकते हैं मिट्टी के नीचे। तो हम उन सारे, ये तो हुआ कि वहां लेबर जो काम कर रहे हैं वो दब रहे हैं। हो सकता है जो आसपास के, हो सकता है अगर मान लीजिए हम ब्लास्टिंग बहुत ज्यादा कर दिए, उससे क्या होगा, अर्थक्वेक आने का प्रॉब्लम है। अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो हो सकता है कंस्ट्रक्शन साइट मेरा या
कंस्ट्रक्शन साइट मेरा यहाँ पे है, उस अर्थक्वेक के कारण 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर बगल में जाके लैंडस्लाइड हो गया, तो लैंडस्लाइड की वजह से क्या हो जाएगा, वहां में जो लोग रहेंगे वो लोग क्या हो जाएंगे, वहां पे वो लोग मलबा के नीचे आ सकते हैं, मिट्टी के नीचे आ सकते हैं। तो यही हुआ कि आइडेंटिफाई द पीपुल हु माइट बी हार्म, कौन कौन पीपुल इससे हार्म हो रहे हैं, एंड हाउ, कैसे हो रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इम्प्लॉय लोग जो उन लोग हार्म हो सकते हैं, उन लोग का खतरा को हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। गांव के लोग हैं वो हो सकते हैं। अब हाउ, कैसे हो रहे हैं, जैसे हम ब्लास्टिंग किए तो लैंडस्लाइड हुआ, लैंडस्लाइड के कारण वो लोग दब सकते हैं। या हो सकता है हम लोग जो साइड पे बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं वो हेलमेट या सेफ्टी शू नहीं पहने हुए, हो सकता है जो जो भी नीचे अगर कोई वायर जा रहा है उससे करंट लगने का चांस हो सकता है। या फिर मान लीजिए कोई ऐसा स्टील रखा हुआ उससे पैर में लगने का डर हो सकता है। हो सकता है कहीं दूर से कोई पत्थर कंस्ट्रक्शन साइट पे सर पे गिर के लग गया। तो ये सब क्या हुआ, ये सब एक खतरा है, जो खतरा क्या हुआ वहां के एम्प्लॉय के साथ लगा हुआ है। तो वही बोला, आइडेंटिफाई द पीपुल हु माइट बी हार्म एंड हाउ। थर्ड पॉइंट है इवेल्युएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन। सबसे पहला नंबर क्या कि हमने ये फाइंड किया कि ये प्रॉब्लम है, उसके बाद क्या किया, उसको इवेल्युएट किया मतलब एक नंबर निकाले कि किस लेवल तक ये प्रॉब्लम कर सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए लैंडस्लाइड हुआ, लेट सपोज, तो हो सकता है 50 गांव, एक गांव के 50 घर को वो अपने मिट्टी के नीचे क्या कर सकता है, दबा सकता है। तो हम क्या कि इवेल्युएट कर दे, एक वैल्यू प्रोवाइड कर दे कि इतना प्रॉब्लम हो सकता है, 50 घर या 100 घर, उसी को बोले कि तीसरा स्टेप में क्या करते हम लोग फाइंड करते कि कितना ज्यादा वो रिस्क करेगा और उसको उससे बचने का कोशिश करते हैं, डिसाइड ऑन प्रिकॉशन। और उससे कैसे बच, 50 घर प्रॉब्लम हो सकता है लैंडस्लाइड में, उस 50 घर को हम कैसे बचाएंगे। ये मेरा तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप है रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग एंड इम्प्लीमेंट देम। जब हम लोग ये सारा फाइंड करते हैं कि 50 घर हो सकता है, तो हमने क्या किया, एक रिकॉर्ड तैयार कर लिया कि 50 घर प्रॉब्लम आएगा और उसको बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर हमने इवेल्युएट किया, इवेल्युएट करके रिकॉर्ड तैयार किया, रिकॉर्ड तैयार किया और उसको बचाने के लिए क्या किया, कुछ प्लान बनाएंगे, उस प्लान को हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो वही लिखा, रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग एंड इम्प्लीमेंट देम। लास्ट स्टेप है रिव्यू एंड अपडेट एज नेसेसरी। हम लोग क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे या अपडेट करेंगे। रिव्यू या अपडेट करने का मतलब क्या हो, लेट सपोज हो सकता है कि कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उस प्रोजेक्ट में क्या हो सकता है कि कोई सडन पॉलिसी चेंज कर गया, और उस पॉलिसी अगर चेंज कर गया तो उस पॉलिसी को क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मतलब रिव्यू करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं कि अभी रिसेंटली 5G इंडिया में लॉन्च हुआ है। तो 5G लॉन्च अभी रिसेंटली हुआ है 2022 में, 2022 के लास्ट में, जबकि इसको लॉन्च होना था 2022 के फरवरी मार्च में ही लॉन्च होना था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब इसके स्पेक्ट्रम जिसके कारण बैंड निकल रहा था, उससे बहुत सारे बर्ड्स क्या हो रहे थे, मरते जा रहे थे। मतलब इसका बैंड इतना ज्यादा था जिसके कारण क्या हुआ कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगा था। बहुत सारे बर्ड्स जो थे वो सब मतलब धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। इवन बहुत सारे बच्चे में देखा गया कि हार्ट का प्रॉब्लम आ रहा था। तो ये सारा एक प्रॉब्लम था। तो इसके कारण से क्या किया गया, तो एक 5G स्पेक्ट्रम के कारण बहुत सारे बर्ड में क्या हुआ, एक खतरा हो चुका था कि वो अब एक्सटिंक्ट हो चुका था, वो रिस्क था। तो उसके बाद सरकार क्या किया, एक नोटिस निकाला कि हाँ इससे एक प्रॉब्लम है, तो हमारे पॉलिसी में कुछ चेंज होगा, उसके बाद हम इसको लाएंगे। तो उस समय फरवरी 2022 में क्या किया गया था कि एक पॉलिसी अपडेट किया गया कि जो भी चीज उसके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी चेंज अगर था, उसको क्या किया, वो अपडेट किया। रिव्यू को क्या किया, अपडेट किया कि हमारे इस प्रोजेक्ट में 5G का जो प्रोजेक्ट होगा उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होगा। तो वही लिखा कि जो पॉलिसी में चेंज हुआ या बहुत सारा चीज हो सकता है, उस चीज को अगर तुरंत चेंज किया गया तो उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे और फिर अपडेट करेंगे। मतलब उसको एक बार फिर से देखेंगे और फिर जो भी चेंज होगा उसको क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। तो वही लिखा, रिव्यू एंड अपडेट एज नेसेसरी। अगर जरूरत लगेगा तो हम उसको क्या करेंगे, रिव्यू करके अपडेट कर देंगे। तो यही टोटल 5 स्टेप्स है, 5 स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट। अब हम इन सारे स्टेप्स को एक वन बाय वन देखते हैं कि किस तरह से हम इसको और भी डिटेल में लिख सकते हैं। तो ये तो हम लोग जो 5 स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट का जो 5 स्टेप्स को देखे थे, उसमें से पहला स्टेप था आइडेंटिफाई ऑफ हैजार्ड्स। मतलब आइडेंटिफाई ऑफ हैजार्ड्स मतलब वही था कि कौन सा प्रॉब्लम आएगा। तो जिसमें पहला नंबर, तो जब हम कोई भी हैजार्ड को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज को इंस्पेक्ट करते हैं। पहला है वर्क प्लेस इंस्पेक्शन, मतलब जो हैजार्ड हो रहा है, जो
वो हैजार्ड कहाँ पे हो रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल, यदि हम कोई पहाड़ के एरिया में कंस्ट्रक्शन साइट है, मेरा कंस्ट्रक्शन का साइट है, तो हम लोग का हैजार्ड कहाँ पे होगा, पहाड़ों में ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि पहाड़ में होगा तो हम पहाड़ में अगर कुछ हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो हम प्लेन एरिया में आ जाएगा। तो हैजार्ड जो वर्क प्लेस इंस्पेक्शन कहने का मतलब है कि वो हैजार्ड कहाँ पे हो रहा है, उस वर्क प्लेस मतलब जहाँ पे वो काम हो रहा है उसको हम सही से क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। टॉकिंग टू वर्क फोर्स, टॉकिंग टू वर्क फोर्स कहने का मतलब हुआ कि जो लोग वहां पे काम करने वाले हैं या जो लोग ऑलरेडी हो सकता है जो कंस्ट्रक्शन का साइट है वहां पे जो लोग इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे वो लोग क्या करेंगे, लोकल आदमी से बहुत सारे कुछ को पूछेंगे कि यहाँ पे वेदर कंडीशन क्या रहता है, कैसा रहता है। तो कुछ होगा कि एक तो होगा कि वो उस स्टेट के एसपीसीबी से, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जाके क्या करेंगे, वहां से जाकर के डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो वो तो हो गया कि टेक्निकली वो वहां से जाके डेटा ला के कैलकुलेट किए। कुछ कुछ क्या हुआ कि जो लोकल पीपल रहते हैं उनसे भी कुछ क्या करेगा, उनसे एक्सपीरियंस मांगेगा कि यहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम आ सकता है अगर हम ये काम करना चाहते हैं और उसको हम लोग किस तरह से हैंडल करेंगे। तो वो लोग जो लोकल पर्सन वहां के रहते हैं वो लोग भी क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। तो वही हुआ कि टॉकिंग टू वर्क फोर्स मतलब जो जो लोग वहां पे काम करेंगे या जो लोग उसके वर्क के कारण प्रॉब्लम में आएगा उन सारे लोग से वो क्या करेंगे, जाके बात करेंगे। दूसरा नॉन इंस्पेक्शन टेक्निक, नॉन इंस्पेक्शन टेक्निक में वही हुआ कि लोकल लोग से जाकर के उनके एक्सपीरियंस मांगेंगे कि यहाँ पे अगर ये काम करना चाहते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगा। तो वो हुआ नॉन टेक्निकल इंस्पेक्शन। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वही हुआ कि जो अगर मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, यदि डैम कहीं पे बन रहा है उसमें क्या करते हैं हम लोग, रिसेंट लास्ट 50 ईयर का डेटा को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लेते हैं, एसपीसीबी से। तो वही हुआ एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो कि उस स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास है उसको क्या करता है, एग्जामिन करता है। उसके बाद क्या करता है, कंबाइंड टेक्निक एंड एक्सीडेंट। कंबाइंड टेक्निक कहने का मतलब है कि दो तीन टेक्निक मिला करके क्या करता है, एक जगह पे स्टडी करता है। जैसे कि हो सकता है कि जहां पे लैंडस्लाइड हुआ, लैंडस्लाइड हो सकता है उसमें ब्लास्टिंग के कारण भी हो जाए, या फिर दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि एक्सेसिव रेनफॉल हो जाए या कहीं पे ब्लास्ट मतलब क्लाउड ब्रस्ट कर जाए, मतलब बादल फट जाए। उस कारण से भी क्या होगा, एक्सेसिव रेनफॉल होगा तो वो भी एक रेनफॉल का कंडीशन बन सकता है। अगर तो वही है कि हम लोग क्या करते हैं, कंबाइंड टेक्निक को स्टडी करते हैं। मतलब दो तीन टेक्निक के कारण अगर एक ही प्रॉब्लम आ रहा तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब वही लेगा कंबाइंड टेक्निक। दूसरा एक्सीडेंट रिपोर्ट। एक्सीडेंट रिपोर्ट कहने का मतलब हुआ कि जिस जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं उस जगह पे अभी तक कितना एक्सीडेंट देखा गया है। अगर मान लीजिए हम कोई वहां पे कंस्ट्रक्शन साइट करेंगे ताकि हमारे दिमाग में एक चीज पहले से बैठा रहे कि यहाँ पे ये सारा प्रॉब्लम ऑलरेडी आ चुका है, तो उस चीज को अवॉइड किया जा सकता है। तो एक्सीडेंट रिपोर्ट मतलब जो एक्सीडेंट हुआ है उसका रिपोर्ट जो एसपीसीबी, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास है, उन सारे रिपोर्ट को भी ये लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो ये सारा जो हम लोग इतना चीज पढ़े हैं ये सब किसके अंदर में था, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई द हेजार्ड। जो भी खतरा को आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो किस बिहाफ पे कर रहे हैं कि ये खतरनाक हो सकता है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ ये सारा स्टेप्स करते हैं। वर्क प्लेस, जिस जगह पे काम हो रहा है उसको सही से इंस्पेक्शन करते हैं। टॉकिंग टू वर्क फोर्स, जो लोग वहां पे काम कर रहे थे या जो लोग ऑलरेडी हैं उनसे बात करके पता चलता है। नॉन इंस्पेक्शन, जो लोकल लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि ये सारा प्रॉब्लम यहाँ पे आया हुआ है तो इससे हम लोग को बचना चाहिए। फिर जो डेटा हम लोग लाते हैं एसपीसीबी से उसको करते हैं कंबाइंड टेक्निक और रिपोर्ट का एनालिसिस करते हैं। तो ये मेरा हुआ, इन सारे स्टेप करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हैजार्ड को, खतरा को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा स्टेप इसमें आता है आइडेंटिफाई द पीपुल्स हु माइट बी हार्म एंड हाउ। मतलब जब उस जगह पे अगर कोई खतरा आएगा उस खतरे से कौन कौन लोग अफेक्ट होंगे, उन उन सारे लोग को क्या करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे। वही लिखा, एज वेल एज एम्प्लॉय वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर अदर सच एज यंग पर्सन, ट्रेनिज, विजिटर, क्लीनर, कॉन्ट्रैक्टर। मतलब हुआ कि देखो जो एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहे हैं वो उनके लिए तो खतरा बना रहेगा ही कि मान लीजिए जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं अगर लैंडस्लाइड हो गया तो वो मिट्टी के नीचे दब सकते हैं। या मान लीजिए वो किसी हाइट पे काम कर रहे हैं तो हो सकता है किसी किसी कारण से अगर वो वहां से गिरते हैं तो वो उनकी मौत हो सकती है। तो उनके जो एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहे हैं उनके लिए तो खतरा बना हुआ है ही, साथ साथ उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिसके लिए वो खतरा है। जैसे कि ट्रेनिज, अब हो सकता है बहुत सारे लोग इंटर्नशिप में पहुंच जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, और वो लोग के लिए भी वहां पे अगर उस टाइम वैसा, अगर मान लीजिए अगर ट्रेनिंग में, अगर ट्रेनिंग टाइम में अगर उनके लिए इंटर्नशिप टाइम पे अगर वैसा कुछ हैजार्ड वहां पे आ जाता है तो उनके लिए भी वो खतरा है। दूसरा है विजिटर, हो सकता है कि कोई
कोई एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहा है, उसके रिलेटिव उनसे मिलने के लिए आए, अब उसी समय अगर कोई कोई भी हैजार्ड या कोई भी खतरनाक चीज वहां पे हो जाए, तो उसके कारण वो जो विजिटर आए थे मिलने के लिए उनके लिए भी वो खतरा है। तीसरा है क्लीनर, जो भी वर्कमैन वहां पे साफ सफाई का काम करते हैं उनके लिए भी खतरा है। चौथा है कॉन्ट्रैक्टर, जो लोग वहां पे कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहे हैं, जो ठेकेदार का काम कर रहे हैं, जो उस काम के लिए ठेका लिए हुए हैं, उनके लिए भी खतरा बना हुआ है। उसके बाद है मेंबर ऑफ पब्लिक एंड अदर पीपुल हु शेयरिंग द वर्क प्लेस, मतलब वो सारे लोग जो उस जगह को शेयर कर रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि यदि कोई एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है, एक रोड बन गया, तो उस रोड को ऐसा थोड़ी है कि जो एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहा है वही लोग यूज कर सकता है, हो सकता है आसपास के गांव वाले भी उसे यूज कर ले। तो अगर यूज कर रहे हैं, तो अगर वहां पे अगर उस इंडस्ट्रीज में कुछ खतरा हुआ, उससे वो लोग जो उस रोड को यूज कर रहे हैं उसके लिए भी खतरा। मान लीजिए लेट सपोज कि अगर कहीं गैस ही रिलीज कर जाए उस समय, मतलब कोई भी इंडस्ट्रीज है उससे कोई सा मतलब हार्मफुल गैस जो वो रिलीज कर दे, तो वो लोग जो उस रोड को यूज कर रहे हैं, अगर जिसमें वो रिलीज किया उस समय अगर उस रोड से वो जा रहे हैं, या जो लोग उस रोड पे उस समय होंगे जिसमें रिलीज किया था, तो क्या होगा, वो लोग को भी खतरा हो सकता है। तो हम तो वही हुआ कि मेंबर ऑफ पब्लिक एंड अदर पीपल हु शेयरिंग द वर्क प्लेस, मतलब वो लोग जो लोग वर्क प्लेस को शेयर कर रहे थे उन लोग के लिए भी क्या है, वो खतरा है। वही हुआ कि हम लोग क्या करते हैं कि पीपल जो लोग को वो खतरा, जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में अगर वो कोई खतरनाक चीज हो गया, तो कौन कौन लोग इससे अफेक्ट हो सकते हैं, उन सारे लोग का हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे। तो हम लोग का बेसिकली 2 स्टेप्स हो गया, बाकी का 3 स्टेप और भी बचा हुआ, हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम लोग का जो था रिस्क असेसमेंट का जो नेक्स्ट स्टेप है उसको हम थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में बोलते हैं इवेल्युएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन। मतलब जो भी रिस्क है उसको हम लोग क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। तो उसी में लिखा गया है कंसिडर हाउ लाइकली ईच हैजार्ड could cause harm. This will help to determine whether the risk need to be reduced or not. जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल हम बोल देख सकते हैं कि जैसे कोई भी अगर टनल का कंस्ट्रक्शन है, या फिर कोई भी डैम का कंस्ट्रक्शन है, या कोई भी अगर पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जैसे रोड का भी कंस्ट्रक्शन हम लोग ले सकते हैं। उसमें क्या होता है, यदि हम लोग डायनामाइट को यदि हम लोग लगा करके अगर पहाड़ को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो उस केस में हो सकता है यदि हम लोग डायनामाइट बहुत ज्यादा लगा दिए, उससे क्या होगा, एक्सेसिव ब्लास्टिंग होगा। एक्सेसिव ब्लास्टिंग होने के कारण क्या हो सकता है, अर्थक्वेक का प्रॉब्लम क्या हो सकता है, पहाड़ों में हो सकता है। उससे क्या होगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम जो होगा, एक्सेसिव अर्थक्वेक होगा, अर्थक्वेक आएगा, तो अर्थक्वेक के कारण क्या होगा कि लैंडस्लाइड भी हो सकता है। तो उन सारे चीज को क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं, और यदि हम लोग इवेलुएट करते हैं, मतलब कैलकुलेट करते हैं कि कितना ज्यादा हो सकता है। अगर वो ज्यादा हो रहा है एक लिमिट से, अगर हम रोड पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो प्रॉब्लम तो आएगा, बट वो एक लेवल से यदि ज्यादा आ रहा है, उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को अलग अलग प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तो वही लिखे कंसिडर हाउ लाइकली ईच हैजार्ड कॉज हार्म, दिस विल हेल्प टू डिटरमाइन वेदर द रिस्क नीड टू बी रिड्यूस्ड और नॉट। अगर कोई भी रिस्क जो कोई भी हैजार्ड जो होगा वो ज्यादा हो रहा होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि ये इतना ज्यादा नहीं हो। अब दूसरा चीज बोला कि एवरी इवन आफ्टर ऑल प्रिकॉशन हैव बीन टेकन, सम रिस्क यूजुअली रिमेन्स दैट शुड बी एग्जामिन वेदर द रिस्क लेवल इज मीडियम, हाई और लो। बोला कि यदि हम इवन कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, हम कितना भी प्रिकॉशन कर ले, कुछ ना कुछ तो उसका इफेक्ट आएगा। लेट सपोज यदि हम पहाड़ में ही अगर ब्लास्टिंग करते हैं, तो ब्लास्टिंग करेंगे तो उस ब्लास्टिंग से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगा ही। यदि वो ब्लास्टिंग एक लिमिट से ज्यादा कर देंगे, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम अर्थक्वेक का या लैंडस्लाइड का बन सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि हम उसको एक मतलब लिमिट में करें तो ये सब चीज नहीं आएगा, उसके बाद भी आएगा। तो वही बोला कि कितना भी हम प्रिकॉशन कर लें, लेकिन जो हेजार्ड होगा कुछ ना कुछ आएगा ही। अब उसमें क्या होता है, उसमें भी क्या होता है कि हम लोग हेजार्ड लेवल कैलकुलेट करते हैं, और हेजार्ड लेवल कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी इंटू सीवियरिटी करते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब हुआ कि चांस ऑफ ऑकरेंस, वो कितना बार आस हो सकता है, और रिजल्ट ऑफ सीवियरिटी का मतलब हुआ कि रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट, मतलब अगर वो कोई भी एक्टिविटी हो रहा है तो उसका रिजल्ट, उसका एक्सीडेंट होने का चांस कितना है। जस्ट फॉर एग्जांपल, यदि हम लोग पहाड़ों में ब्लास्टिंग करते हैं, तो ब्लास्टिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा। तो प्रोबेबिलिटी, अर्थक्वेक आने की प्रोबेबिलिटी कितना है,
और यदि वो अर्थक्वेक आ गया, मान लीजिए लेट सपोज अर्थक्वेक 4 रेक्टर का आ गया, तो उससे कितना ज्यादा एक्सीडेंट हुआ, मतलब कितना ज्यादा पीपल लोग उसमें उसके कारण क्या हुए, डेथ कर गए, या कितने ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो गया, तो वो कहलाएगा सिवियरिटी। तो हम लोग क्या करते हैं कि रिस्क लेवल फाइंड करते हैं कि कोई भी एक इवेंट हुआ ब्लास्टिंग से, कितना ब्लास्टिंग होने से अर्थक्वेक आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, और उससे कितना लोग मरे। तो जब दोनों को इंटू करेंगे तो हम लोग का निकलेगा रिस्क लेवल, और रिस्क लेवल का एक चार्ट ऑलरेडी गिवन होता है, और उसमें 3 जोन डिफाइंड होता है, एक रेड जोन डिफाइंड होता है, एक येलो जोन डिफाइंड होता है, एक ग्रीन जोन। रेड जोन कहने का मतलब है कि वो हाईली हेजार्डियस है, मतलब मतलब अगर कोई रेड जोन में आ रहा है, रेड जोन में आ रहा है, तो इसका मतलब वैसे हेजार्ड को हम लोग को मतलब बहुत बारीकी से देखने का जरूरत है, क्योंकि अगर उसको हम लोग वैसे हेजार्ड को अगर हम नहीं मतलब ये करें, सही से नहीं एग्जामिन करेंगे, तो हमारे लिए फ्यूचर में चल के प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस चीज को देखना पड़ेगा। दूसरा होता है येलो। येलो रीजन में यदि वो पड़ रहा है, तो येलो रीजन में अगर उसका रिस्क लेवल कैलकुलेट किया और वो येलो रीजन में चला गया, तो वो टॉलरेबल है, मतलब उतना हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं। और तीसरा आता है ग्रीन जोन। ग्रीन जोन में अगर वो चला जाता है, तो ग्रीन जोन में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग को उतना स्टडी करने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि वो ज्यादा दिक्कत नहीं कर सकता है। तो रिस्क लेवल बेसिकली टोटल 3 जोन में होता है, एक रेड, येलो और ग्रीन। रेड में है तो उसको एग्जामिन करना पड़ेगा, येलो में है तो टॉलरेबल है, मतलब थोड़ा बहुत करके भी हम लोग काम कर सकते हैं, ग्रीन में है तो उतना देखने का जरूरत नहीं है। तो वही बोला कि कितना भी हम प्रिकॉशन कर ले, कुछ ना कुछ रिस्क तो हमेशा रहेगा ही, और इस रिस्क को एग्जामिन करने के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं एक चार्ट को, जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्क मैट्रिक। और उस मैट्रिक में वही रेड येलो और ग्रीन का रहता है। तो अगर वो हाई लेवल में, रिस्क लेवल उसका हाई है, इसका मतलब रेड जोन में आएगा। रिस्क लेवल यदि येलो है तो वो मीडियम में आएगा, और रिस्क लेवल ग्रीन में है तो उस केस में वो लो में चला जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इवेंट का सबसे पहला नंबर रिस्क लेवल फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी इनटू सीवियरिटी। यदि वो ग्रीन जोन में आ रहा, अब ये जोन जो था रिस्क मैट्रिक, ये मतलब सीपीसीबी का एक स्टैंडर्ड है जो ऑलरेडी डिफाइंड है, और उस हम कैलकुलेट करते हैं और उससे हम मैच करते हैं उस चार्ट से कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो उसके चार्ट में कहाँ पे लाई कर रहा है। यदि वो ग्रीन जोन में लाई कर रहा है तो देखने का जरूरत नहीं है, आप एक इवेंट कर सकते हैं। यदि उस इवेंट का रिस्क लेवल यदि येलो जोन में आ रहा है तो थोड़ा बहुत एग्जामिन करने का जरूरत है। यदि वो रिस्क अगर हम लोग का रेड जोन में आ रहा है, तो हमको उसको बहुत ही बारीकी से एक एक चीज को बहुत ही एग्जामिन करना पड़ेगा, बहुत बारीकी से। तो वही बोला कि चाहे हम कितना भी रिस्क को हटा ले, कुछ ना कुछ रिस्क हमेशा ही रहेगा, और उस रिस्क को देखने के लिए रिस्क लेवल कैलकुलेट करते हैं। तो ये मेरा तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप है रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग एंड इम्प्लीमेंट देम। मतलब हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड निकालते हैं। बेसिकली ये रिकॉर्ड किस चीज का निकालते हैं, तो बोला नंबर ऑफ पीपुल अफेक्टेड, मतलब जो हेजार्ड हो रहा था उससे कितना लोग अफेक्ट हुए। लेट सपोज कि यदि किसी भी जगह पे अगर हम पहाड़ों में यदि हम कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, और हम वहां पे क्या किए, हम वहां पे बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन किए, तो बहुत सारा स्पीसीज क्या हुआ, बहुत सारा स्पीसीज खत्म हो गया। तो उसका एक लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन सा स्पीसीज, अगर हम इतना डिफोरेस्टेशन किए तो इससे कौन कौन सा स्पीसीज क्या होगा, हार्म हो सकता है। दूसरा चीज, यदि हम बहुत ज्यादा पहाड़ को मतलब डिग्रेड करेंगे, मतलब डायनामाइट लगा के बहुत ज्यादा उड़ाएंगे, तो उससे क्या होगा, पहाड़ को उड़ाने से क्या होगा कि हो सकता है कि हम पहाड़ के अगर इस साइड में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि दूसरे साइड में क्या हो जाए, अर्थक्वेक आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, तो उससे लैंडस्लाइड हो सकता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कितने अगर लैंडस्लाइड आ रहा है उससे कितने लोग क्या हो जाएंगे, उससे कितना लोग अफेक्ट होंगे। तो वही लिखा कि बेसिकली जो रिकॉर्ड बनाते हैं उसमें था नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ पीपल्स अफेक्टेड, कितने लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं। दूसरा है एडिक्वेसी ऑफ एग्जिस्टिंग कंट्रोल, मतलब जो कंट्रोल अभी हम लोग, जो सारा रूल और रेगुलेशन कंस्ट्रक्शन साइट पे हम लोग इंप्लीमेंट किए हैं, उस रूल और रेगुलेशन का एक एडिक्वेसी, मतलब कितना ज्यादा वो कारगर है। मतलब जो हमने नियम कानून बनाया कि हमें लेट सपोज कि हमें कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है वहां पे हेलमेट वेयर करना है, तो अगर हर लेबर जो है वहां पे हर लेबर अगर हेलमेट यूज कर रहा है, या सेफ्टी शू यूज कर रहा है, या हाथ में ग्लव्स यूज कर रहा है, तो इससे एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी कितना ज्यादा रिड्यूस कर रहा है, इसका हमको क्या करना पड़ेगा, एक रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा। तो वही बोला एक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। तो वही बोला ये सारा एक नियम है,
इस नियम को इम्प्लीमेंट करने से हम लोग को कितना मतलब अच्छा हो रहा है, इसको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। तो वही बोला द एडिक्वेसी ऑफ एग्जिस्टिंग कंट्रोल, जो कंट्रोल जो रूल रेगुलेशन अभी साइट पे है उसका एडिक्वेसी कितना है, मतलब उस कितना ज्यादा कारगर है। तीसरा, एनी फ्यूचर प्रिकॉशन नेसेसरी, अगर कोई भविष्य के लिए कोई प्रिकॉशन जरूरी होगा तो उसका भी हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड को बनाएंगे। तीसरा होता है द रिस्क असेसमेंट शुड बी अवेलेबल टू ऑल दोज इन्वॉल्व दैट एनी रिक्वायरमेंट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, मतलब बोला कि वो सब चीज के लिए एप्लीकेबल है। अगर वहां पे कोई भी इंसान कोई भी चीज अगर काम कर रहा है तो हर के लिए ही वो रिस्क असेसमेंट क्या होगा, अप्लीकेबल होगा, और उसको ग्राउंड पे हमको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मतलब सीधा सीधी कहने का कि वो सारा कुछ जो कि हम लोग को क्या कर सकता है कि हम लोग को मतलब हैजार्ड से बचा सकता है, वो सारा कुछ को हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन साइट पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा है। एक लास्ट बचा है, उसको हम अभी देखते हैं। लास्ट स्टेप जो रिस्क एनालिसिस होता है उसका जो लास्ट स्टेप है वो है रिव्यू एंड अपडेट एज नेसेसरी। इसको जस्ट लाइक हम लोग एक छोटे से एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जब कहीं पे भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, जैसे कोई सिटीज के अंदर में, तो क्या होता है कि पहले ही एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि यहाँ पे हम लोग को गाड़ी का स्पीड कम रखना चाहिए, मतलब गाड़ी का स्पीड कम रखना चाहिए, या फिर बोर्ड लगा दिया जाता है कि इसका स्पीड यहाँ रुक जाना चाहिए, या कोई डाइवर्जन रहता है तो उस रोड के उस लेन को क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, और पोस्टर लगा दिया जाता है कि कार्य प्रगति पे है, तो वो दूसरा लाइन लेके चला जाता है। तो वो क्या कर रहा है, वो जो वहां पे वर्क हो रहा है उसको वो क्या क्या एक रिव्यू कर दिया, ताकि जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी लोग उस रोड को यूज कर रहे हैं, उनको पहले पता चल जाए कि इस रोड में भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वो अपना रास्ता दूसरे साइड से ले ले। तो इससे क्या हुआ कि जो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी रहती है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसी को कहा जाता है रिव्यू करना, मतलब वो दिखा देना कि यहाँ पे कोई भी चीज चल रहा है। तो बेसिकली जो रिव्यू एनालिसिस रिव्यू किया जाता है इस रिस्क में, वो दो तीन चीज के एक्सीडेंट के ऊपर, मतलब पहले बता दिया जाता है कि इस जगह पे ये सारा एक्सीडेंट हुआ है, जो भी मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का साइट है, वहां पे क्या होगा कि अगर पास्ट में या कभी भी कोई एक्सीडेंट हुआ होगा तो पहले ही लिख दिया जाता है कि एक्सीडेंट यहाँ पे ये सारा एक्सीडेंट हो चुका है इस लापरवाही के वजह से। तो इससे क्या होता है कि जो भी वहां पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या जो भी लोग वहां पे जा रहे हैं, तो पहले ही वो लोग क्या हो जाए, अवेयर हो जाए कि हम लोग को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे क्या हो, ये सब कोई भी एक्सीडेंट हो जाए। दूसरा है चेंज इन मटेरियल, यदि कहीं पे भी मटेरियल चेंज हो रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल कोई भी अगर गैस पाइपलाइन प्लांट है, तो कोई कोई गैस क्या होता है, बहुत ज्यादा हैजार्ड होता है। तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के उस एक ही प्लांट में अलग अलग सेक्शन में जाने के बाद क्या होता है, गैस अलग अलग तरीका से होता है, अलग अलग गैस होता है। तो वहां पे क्या हुआ कि अगर कोई खतरनाक कोई भी वैसा गैस है जो बहुत ज्यादा जहरीला है, वहां पे पहले ही पता होना चाहिए कि ये गैस जहरीला है। तो इससे क्या होता है, इससे क्या हुआ कि जो भी लोग वहां पे जाएंगे तो वो पहले अवेयर हो जाएंगे। तो मेटेरियल एक ही प्लांट में दो अलग अलग टैंक है, दो अलग अलग सेक्शन है। एक सेक्शन में जो गैस है वो बहुत ज्यादा जहरीली नहीं है, और एक गैस है जो बहुत ज्यादा जहरीली है। तो वहां पे लोग जैसे ही पहुंचेंगे तो पहले अवेयर हो जाएंगे कि इस मटेरियल को नहीं छूना है, ये खतरा कर सकता है। तो वही लिखा चेंज ऑफ मटेरियल, तो जैसे ही हम जगह चेंज करेंगे मटेरियल चेंज हो जाएगा। तो वहां पे हम लोग वो एक रिव्यू कर देना चाहिए, बता देना चाहिए कि ये सब चीज है। दूसरा है चेंज इन लेजिस्लेशन या पॉलिसी रिव्यू, ये दोनों ही चीज से मतलब अगर कोई नियम कोई नियम में अगर अचानक से बदलाव हो गया, जस्ट लाइक आप समझ सकते हैं 5G स्पेक्ट्रम में क्या हुआ कि फरवरी में लॉन्च होना था, नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, उसका रीजन वो क्या क्या रिव्यू कर दिया कि स्पेक्ट्रम इसका इतना ज्यादा हो गया जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, हार्ट हार्ट पेशेंट को दिक्कत हो रहा है, बहुत सारे बर्ड्स को दिक्कत हो रहा है। तो वो सारा क्या क्या जो भी पॉलिसी या लेजिस्लेशन में चेंज आया वो क्या किया, वो उसको रिव्यू कर दिया। दूसरा है वर्क पैटर्न में, अगर कोई वर्क पैटर्न को चेंज करना, मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क है, वो पहले काम हो रहा था, किसी कारण से उस जगह पे नहीं करके दूसरे जगह काम करना, उसी साइट के दूसरे जगह पे करना है। तो वो सब चीज को क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा कि ताकि जो वहां पे लेबर लोग हैं वो उन लोग को पहले से पता रहे कि अब यहाँ पे काम नहीं करना, दूसरे एक ही साइट के दूसरे सेक्शन में काम करना है। और इन्फोर्समेंट एक्शन हो गया कि जो कुछ भी वहां पे मान लीजिए जो भी मशीन लगने वाला है, जो भी बहुत हैवी मशीन लगेगा, या कोई भी बहुत मतलब वैसा कुछ मतलब जो उस कंस्ट्रक्शन के साइट को बहुत आसानी से और भी आगे काम करा सके, वैसा कुछ अगर मशीन आने वाला होगा तो वो पहले ही वहां पे क्या कर दे, वो रिव्यू कर दे कि इस जगह पे नया मशीन लगने वाला है, तो इस जगह को पहले से खाली कर दिया जाए या उस हिसाब से बनाया जाए ताकि इस मशीन को वर्क करने में आसानी हो और इससे कोई हानि नहीं हो।
तो ये सारा कुछ क्या हुआ, एक तरह का रिव्यू है। रिव्यू का सीधा सीधी मतलब रखिए कि आपको वो हर एक चीज उस साइट पे दिखा देना है जो कि वहां पे हो रहा है। तो बेसिकली यही सारा स्टेप्स था, पांचों स्टेप्स था रिस्क असेसमेंट का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कंसिक्वेंस एनालिसिस। अब हम लोग नया टॉपिक को स्टडी करेंगे, कंसिक्वेंस एनालिसिस। देखो, कंसिक्वेंस एनालिसिस समझने से पहले एक एग्जांपल को समझना पड़ेगा, जैसे, और उसके बाद हम लोग कंसिक्वेंस एनालिसिस को देखते हैं। देखो, कंसिक्वेंस एनालिसिस जैसे एग्जांपल से हम देख सकते हैं कि अगर हम कहीं पे मान लो कि डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो जब पहाड़ों में जब डैम का कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले वहां पे जब कोई भी कंपनी जाएगी डैम बनाने के लिए, तो सबसे पहला क्या होगा, वहां पर जो लोग होंगे उनको वहां से हटाना पड़ेगा। तो उनको जब वहां से शिफ्ट करना पड़ेगा, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसको जमीन देना पड़ेगा कि आप लोग यहाँ पे मतलब रुक जाइए। एक वो होगा। दूसरा होगा डिफोरेस्टेशन होगा। तो जब डिफोरेस्टेशन होगा, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अगर डिफोरेस्टेशन होगा तो उससे ये प्रॉब्लम होगा, पहला कि वहां पे स्पीसीज क्या करेगी, लॉस्ट कर जाएगी, पहला चीज। दूसरा चीज, जो स्पीसीज सिर्फ उसी जगह पे मिलता था वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। एक तो वैसा स्पीसीज जो वहां भी है और कहीं दूसरी जगह भी है, वो तो वहां पे स्पीसीज लॉस्ट करेगा और कहीं जगह पे रहेगा। बट वैसा खास स्पीसीज जो सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पे जंगल में या फॉरेस्ट में मिलता था, वो धीरे धीरे क्या कर जाएगा, लॉस्ट कर जाएगा। तो डिफोरेस्टेशन से क्या हुआ, स्पीसीज का लॉस्ट हुआ, और दूसरा क्या हुआ, स्पीसीज एक्सटेंशन में चला गया। एक प्रॉब्लम हुआ। दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ डिफोरेस्टेशन से, कि लोकल आसपास का जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज कर गया, जस्ट लाइक ग्लोबल वार्मिंग। मतलब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम क्या होगा, अगर ग्लोबल वार्मिंग होता है तो इससे ग्लेशियर क्या करेगा, पिघलना शुरू कर देगा। और अगर ग्लेशियर पिघल रहा है तो इससे ज्यादा से ज्यादा पानी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पानी हम लोग का रिवर में आना शुरू हो जाएगा। तो जब वो पानी रिवर में आएगा तो वो पानी धीरे धीरे हाई, मतलब ऊपर से धीरे धीरे क्या होगा, प्लेन के तरफ आना शुरू कर देगा। और यदि नदी में पानी ज्यादा हो जाएगा तो प्लेन एरिया में क्या होगा, बाढ़ आ जाएगा। तो सिर्फ हम लोग क्या किए, एक काम किए, डिफोरेस्टेशन। इससे कितना प्रॉब्लम हुआ, स्पीसीज एक्सटेंशन हो गया, स्पीसीज का लॉस्ट हुआ। दूसरा चीज क्या हुआ, दूसरा चीज प्लेन एरिया में फ्लड आ गया। और तीसरा चीज क्या हुआ, टेम्परेचर जो हुआ वो बढ़ गया। तो क्या हुआ कि सिर्फ एक डिफोरेस्टेशन जो था वो हमारे लिए क्या था, एक इवेंट था, जिस इवेंट में क्या था, बहुत सारा रिस्क हैजार्ड क्या था, जुड़ा हुआ था। तो रिस्क और कंसीक्वेंस में क्या है, बस इतने का फर्क है कि जब हम कोई एक काम कर रहे हैं उससे ये सब प्रॉब्लम होगा। लेकिन जब इस प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, सीरियल वाइज जोड़ देते हैं, कि जैसे डिफोरेस्टेशन से क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है, डिफोरेस्टेशन से फ्लड प्लेन एरिया में भी आ रहा है, डिफोरेस्टेशन से क्या हुआ, हम लोग का ये ग्लेशियर मेल्ट कर गया, उसके बाद डिफोरेस्टेशन से स्पीसीज लॉस्ट कर गया। तो सिर्फ इवेंट एक ही था, और जिससे क्या हुआ, बहुत सारा हेजार्ड था, और उस हेजार्ड को क्या किया हमने, जोड़ दिया। तो उसी जोड़ने को हम क्या कहते हैं, कंसीक्वेंस एनालिसिस कहते हैं। मतलब एक सीरीज में सबको लेके आ गए कि डिफोरेस्टेशन था, तो डिफोरेस्टेशन से जो जो प्रॉब्लम हो रहा था, जब हम सिर्फ उस प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिस्क एनालिसिस। कि मतलब अगर ये करेंगे तो इससे ये सारा प्रॉब्लम होगा। अगर उस प्रॉब्लम को हम एक सीक्वेंसली जोड़ दे और उसके बाद देखें तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंसीक्वेंस एनालिसिस। तो रिस्क और कंसीक्वेंस एनालिसिस में बस छोटा सा डिफरेंस है। रिस्क कहने का मतलब है कि जो प्रॉब्लम होगा उसको हमने आइडेंटिफाई किया, उसको रिस्क बोलेंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम होगा, उन सारे एक इवेंट से जो सारा प्रॉब्लम हो रहा है, उस प्रॉब्लम को हमने क्या किया, जोड़ दिया, उसी को कंसीक्वेंस एनालिसिस कहेंगे। बस दोनों में इतना ही का फर्क है। जैसे सिर्फ हम आइडेंटिफाई किए डिफोरेस्टेशन से ग्लोबल वार्मिंग होगा, उसके बाद ग्लेशियर मेल्टिंग करेगा, स्पीसीज लॉस्ट करेगा, स्पीसीज एक्सटेंशन में चला जाएगा। ये सारा एक प्रॉब्लम है जिसको हमने आइडेंटिफाई किया, तो उस आइडेंटिफाई को हम सिर्फ रिस्क बोलेंगे। लेकिन जब इसको एक सीक्वेंस में जोड़ करके देखेंगे कि अगर हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं तो स्पीसीज लॉस्ट भी कर रहा है, स्पीसीज एक्सटेंशन पे भी जा रहा है, उसके बाद डिफोरेस्टेशन से हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से आइस मेल्ट कर रहा है। तो ये सब क्या हुआ, एक चेन बन गया।
इसी चेन को हम लोग बोलते हैं कंसीक्वेंस एनालिसिस। मतलब हर एक सीक्वेंस बना के हम देख रहे हैं कि हमारा क्या क्या फेलियर हो रहा है। तो उसी को हम लोग, जैसे हम क्या बोले, इट इन्वॉल्व्स, और इट इन्वॉल्व्स क्या लिखा है, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं फिर फर्स्ट में जाते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ फेलियर may result in hazard becoming a major accident, and analysts need to determine the consequence of each of these hazards। क्या बोला, ये एक सीक्वेंस ऑफ फेलियर है। मतलब क्या बोले, एक सीक्वेंस बन रहा है, मतलब एक सीरीज, एक चेन बन रहा है किसका, फेलियर का। और एक छोटा सा स्टेप, सिर्फ डिफोरेस्टेशन, कितना बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। इसको हम लोग जब सीक्वेंस में तो हम लोग देखते हैं, तो इससे एक क्या पता चला, एक छोटा सा डिफोरेस्टेशन प्लेन एरिया में फ्लड भी ला रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी कर रहा है, और उसके बाद हम लोग का स्पेसिस एक्सटेंशन भी कर रहा है, मात्र एक सिर्फ डिफोरेस्टेशन। जबकि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम में बहुत सारा इवेंट होगा, सिर्फ एक इवेंट इतना प्रॉब्लम कर रहा है। तो ऐसे इवेंट जो बहुत सारे प्रॉब्लम को कर रहा है, तो जो एनालिस्ट होते हैं, जो इसके ऊपर स्टडी करते रहते हैं, उनको होता है कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम को क्या करना चाहिए, सबसे पहले प्रायोरिटी में रख के उसके ऊपर स्टडी करना चाहिए। तो वही लिखा है सीक्वेंस ऑफ फेलियर। कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस क्या है, अ सीक्वेंस ऑफ फेलियर, एक सीक्वेंस है फेलियर का, हैजार्ड बिकमिंग अ मेजर एक्सीडेंट, एंड एनालिस्ट नीड टू डिटरमाइन, और जो एनालिस्ट होंगे उनको ऐसे हैजार्ड को क्या करना पड़ेगा, उनको डिटरमाइन करना पड़ेगा, और उसके हैजार्ड को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करने के लिए, ताकि वो कम हो जाए। वही लिखा, इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ पोटेंशियल ऑफ हैजार्ड एक्सीडेंट दैट कुड कॉज इंजरी, फैटिलिटीज एंड डैमेज टू द एसेट एंड इन द इन्वायरमेंट। क्या बोला कि बेसिकली जो इसमें होता है, हैजार्ड में क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी जो हैजार्ड हो रहा है, वो हैजार्ड का पोटेंशियल कितना है, मतलब वो कितना ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। अब वो जो किस, मतलब हम जो उसका पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल किस सेंस में निकालते हैं, मतलब इसका कोई भी हैजार्ड है, उसकी क्या क्षमता है कि किस तरह से हमें नुकसान कर सकता है। तो वो जो नुकसान को देखते हैं, वो नुकसान 3-4 पॉइंट पे डिपेंड करता है। पहला, वो किस तरह से किसी भी इंसान को इंजुरी कर सकता है, या किस तरह से किसी को एक एक्सीडेंट किसी के लिए मौत बन सकता है। दूसरा, वो किस तरह से इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर सकता है। तीसरा, इन्वायरमेंट को डिग्रेड, इवन इन्वायरमेंट या किसी भी चीज का क्षति पहुंचा सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं कि सिर्फ एक डिफोरेस्टेशन जो था, वो इन्वायरमेंट को क्या किया, इन्वायरमेंट को डिग्रेड किया, ग्लोबल वार्मिंग किया, आइस मेल्टिंग हुआ, प्लेन एरिया में क्या हो गया, फ्लड आ गया। दूसरा चीज है, अगर फ्लड आता है तो बहुत सारे लोग की मौत हो जाती है, बहुत सारा इंसान जो बचता है वो बहुत बुरी तरह से जख्मी भी हो जाता है फ्लड एरिया में, अब देखा ही जाता है। और डैमेज टू द एसेट, बहुत सारे एसेट, अब फ्लड जब आता है तो बहुत सारा जो ब्रिज होता है वो क्या होता है, फ्लड में बह जाता है। तो ये क्या हुआ, हमारे एसेट, हमारे चीजों को नुकसान पहुंचाता है। तो सिर्फ एक डिफोरेस्टेशन का कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो चीज क्या होता है, जब हम लोग एक सीक्वेंस वाइज देखते हैं, जब हम सीक्वेंस देखते हैं तो हमको पता चलता है, अच्छा सिर्फ एक स्टेप पे अगर सही से ध्यान नहीं दिया जाए, तो वो किस तरह से एक चेन बनता है, और वो चेन हमारे लिए नुकसान हो जाता है। तो कंसिक्वेंस एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस के बीच का बस एक ही डिफरेंस है। यदि हम लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रॉब्लम को फाइंड कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाएगा, रिस्क एनालिसिस कहलाएगा। जब उसी प्रॉब्लम को एक चेन से हम जोड़ देंगे कि ये इसके कारण ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, इस तरह से फेलियर हो रहा है, तो उसी को हम बोलेंगे कंसिक्वेंस एनालिसिस। उसके बाद बोला, consequence failure can be expressed as a number of people affected, injured or killed, properties damaged, mission delay, mission lost, or any other damage measured of negative impact for the quantification of risk। मतलब कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस बेसिकली हम लोग मेजर जो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसमें ये देखते हैं कि कितने लोग को प्रॉब्लम हुआ है, वो कितने लोग उसके कारण मर गए, या कितने लोग इसके कारण इंजर्ड हो गए, मतलब ऑल अबाउट कितने लोग अफेक्टेड हुए, चाहे वो नॉर्मल छोटा मोटा चोट लग जाए, या सीधा वो मतलब डेथ कर जाए। दूसरा है प्रॉपर्टीज डैमेज, कितना प्रॉपर्टीज डैमेज किया, जैसे लेट सपोज फ्लड आता है तो बहुत सारे लोगों का घर बह जाता है, बहुत सारे लोग का क्या होता है, बहुत सारे जगह का सरकारी प्रॉपर्टी जो ब्रिज होता है, ये सब क्या होता है, बह जाता है, तो ये क्या हुआ, प्रॉपर्टीज डैमेज हुआ। मिशन डिले, अब कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो बारिश के समय में क्या होता है, या फ्लड आ गया तो उस समय क्या होता है, उस काम को क्या करना पड़ता है, रोकना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, इससे हुआ कि फ्लड मिशन डिले कर जाता है, जो हमारा मिशन था कंस्ट्रक्शन का वो क्या हो जाता है, आगे कुछ टाइम के लिए एक्सटेंड कर जाता है।
कभी कभी ऐसा जब फ्लड बहुत ज्यादा होता है या ऐसा कुछ सिचुएशन बन जाता है जिसके कारण जो होना रहता है वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। और क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क, जो भी रिस्क होता है उसको ये क्वांटिफाई कर देता है। मतलब एक क्वांटिफाई करने का मतलब वो एक क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क, मतलब जो भी खतरा होने वाला होता है उसको ये बता देता है कि ये खतरा होने वाला है। तो यही हुआ कॉन्सिक्वेंस फेलियर। तीसरा बोला गया इट यूजुअली टेक 3 पॉइंट इन कंसिडरेशन। कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस जो बेसिकली होता है उसमें 3 पॉइंट को कंसिडर किया जाता है। कि पहला है सेफ्टी, मतलब हम लोग इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि किसी को कोई खतरा नहीं हो। दूसरा इकोनॉमिक, ज्यादा पैसा भी वहां बर्बाद ना हो, जहां पता चला 2-3 लाख में काम हो जाएगा हम 1 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तीसरा है इन्वायरमेंटल, मतलब इन्वायरमेंट ऐसा ना कि मतलब इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर दे। जस्ट फॉर डिफोरेस्टेशन को आप ले सकते हैं, उसमें क्या हुआ, मेल्टिंग आइस क्या क्या मेल्ट कर गया, ग्लोबल वार्मिंग हुआ, तो वो कहीं ना कहीं क्या हुआ, इन्वायरमेंट को ही डिग्रेड कर दिया। तो यही हमारा टोटल है कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस। तो कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस बेसिकली, कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस का याद यही रखना है कि कॉन्सिक्वेंस और रिस्क दोनों बहुत कॉमन टर्म है, बस फर्क इतने का होता है कि जब हम सिर्फ और सिर्फ रिस्क को एनालाइज करते हैं, मतलब ये सारा खतरा हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं रिस्क। जब उसी खतरे को हम एक सीरीज में चेन से जोड़ देते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे फॉल्ट ट्री एनालिसिस। फॉल्ट ट्री एनालिसिस को देखने से पहले पहले हम लोग इस चार्ट को समझने का कोशिश करते हैं। देखो, कोई भी इस चार्ट को समझने का कोशिश करते हैं, उसके बाद ये सब आसानी से इस चार्ट से वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे बेसिकली कोई भी एक मशीन है, वो मशीन क्या हुआ, मतलब खराब हो गया, फेल कर गया, मतलब मशीन यूज नहीं है, तो वही हम लिखे मशीन मेन माल फंक्शन। मतलब कोई जो मशीन है उसका जो फंक्शन है वो फेल हो चुका है। अब वो फेल जो होगा वो दो रीजन से हो सकता है। पहला, या तो मैकेनिकल फेलियर हो गया होगा, दूसरा इलेक्ट्रिकल फेलियर। मैकेनिकल फेलियर कहने का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है वो मशीन को जब हम ला रहे थे, उस लाने के दौरान कुछ ऐसा कर दिया, मतलब कुछ ऐसा झटका लग गया होगा या कहीं से कुछ उसके ऊपर कोई चीज गिर गया होगा जिसके कारण वो खराब हो सकता है। दूसरा हो सकता है इलेक्ट्रिकल फेलियर। इलेक्ट्रिकल फेलियर कहने का मतलब हो सकता है उसके अंदर का जो मशीन के अंदर में तार वायरिंग सब है, वायरिंग क्या हो गया होगा, वायरिंग हो सकता है लूज हो गया होगा, तो वही हुआ इलेक्ट्रिकल फेलियर। मतलब इलेक्ट्रिकल फेलियर कहने का मतलब उसके अंदर का वायरिंग हो गया होगा खराब, या बैटरी जो था वो मतलब बैठ गया होगा, या बहुत ज्यादा बैठ गया होगा, चार्ज से वो नहीं हो पा रहा। तो कोई भी एक मशीन जो फेल होता है, या तो उसके अंदर का वायरिंग लॉस कर गया होगा, या कुछ ब्रेकेज आ गया होगा उसके कारण हो गया होगा। दूसरा हो सकता है मैकेनिकल फेलियर। मैकेनिकल फेलियर मतलब कुछ ऐसे सडन झटका लग गया, जिस झटके के कारण उसके अंदर का कोई इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, डैमेज हो गया। तो कोई मशीन अगर खराब होता है, जो कि एक प्रॉब्लम, अगर किसी मशीन में एक प्रॉब्लम आया है, तो प्रॉब्लम या तो मैकेनिकल फेलियर हो सकता है या तो इलेक्ट्रिकल फेलियर हो सकता है। अब इलेक्ट्रिकल फेलियर में भी दो तरह से हो सकता है। हम लोग लेट सपोज मानते हैं कि मैकेनिकल फेलियर नहीं हुआ है, हम लोग लेट सपोज लेके चलते हैं कि इलेक्ट्रिकल फेलियर हो गया है। तो अब इलेक्ट्रिकल फेलियर जो होगा उसमें भी दो कंडीशन हो सकता है। या तो इलेक्ट्रिकल फेलियर में हो सकता है जो अंदर का वायरिंग होगा वो लूज हो गया होगा, जिसके कारण एक इशू आ सकता है। या फिर दूसरा चीज हो सकता है ओवरलोड आ गया होगा। ओवरलोड कहने का मतलब कि जो वो मशीन जो नहीं कर रहा उसके अंदर कुछ ऐसा शॉर्ट सर्किटिंग हो गया होगा, जिसके कारण क्या हो गया कि ओवरलोड, या बैटरी जो था वो जितना हम लोग पावर दे रहे थे वो पावर सफिशियंट नहीं है कि वो काम कर सके, तो वो हमारा एक प्रॉब्लम हो गया हो। तो दो केस हो सकता है, या तो इशू का प्रॉब्लम, वायरिंग का प्रॉब्लम आएगा, या ओवरलोडिंग का प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये मान लेते हैं कि वायरिंग इशू नहीं होगा, ओवरलोड का प्रॉब्लम होगा। तो जो इलेक्ट्रिकल फेलियर में टोटल दो तरह का फेलियर हो सकता था, तो उस फेलियर में हम ये कंसिडर करते हैं कि ओवरलोड फेलियर है। तो जो फेलियर होगा, जो फेलियर हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक इवेंट। और जो फेलियर हम लोग मान रहे थे बट वो नहीं हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं अनडेवलप्ड इवेंट। मतलब ये इवेंट डेवलप नहीं हुआ है, और जो हो गया उसको बेसिक इवेंट बोलते हैं। और बीच का जो हो रहा है उसको हम लोग इंटरमीडिएट इवेंट बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को लिख लिए। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग दो गेट यूज करते हैं। एक होता है और गेट, इसको हम बोलते हैं लॉजिक गेट, ये दोनों को। और लॉजिक गेट जो होता है वो दो तरीका का होता है, एक होता है एंड गेट और एक होता है मेरा और गेट। तो जो एंड गेट होता है उसका रिप्रेजेंटेशन का सिंबल इस तरह से होता है,
और जो और गेट होता है उसका रिप्रेजेंटेशन का सिंबल इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जो हम गेट बनाए हैं वो हमारा और गेट है, और यहाँ पे जो है हमारा गेट बना है उसको हम लोग एंड गेट बोलते हैं। तो बेसिकली जो एंड गेट होता है, अब डिपेंड कर, अब बात आता है सर एंड गेट हम कब देते हैं और गेट हम कब देते हैं। जब हम लोग ये मानते हैं कि जो हमारा इवेंट है उसके नीचे अगर दो इवेंट हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोले वहां पे अगर कनेक्शन दिखाना होगा तो हम लोग लॉजिक गेट में एंड गेट डालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैकेनिकल फेलियर भी हो सकता था, इलेक्ट्रिकल फेलियर भी हो सकता था, बट हम लोग ने ये कंसीडर किया कि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल फेलियर, हमने इलेक्ट्रिकल फेलियर को माना है कि मेरा जो मशीन फंक्शन नहीं कर रहा है वो मेरा इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से नहीं कर रहा है। होने का दोनों फेलियर हो सकता था, बट हमने कंसीडर किया कि सिर्फ और सिर्फ फेलियर किसका है, एक ही फेलियर है, वो है इलेक्ट्रिकल फेलियर। तो वही होता है कि तो सिर्फ अगर मेरा आउटपुट में होने का एक से अधिक भी हो सकता है, बट हमने अगर हम वहां पे इवेंट कंसीडर करेंगे सिर्फ एक ही फेलियर हो रहा है, उस केस में हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा गेट यूज करेंगे, लॉजिक गेट, जिसका कि और गेट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिकल फेलियर में दो कंडीशन हो सकता है, एक वायरिंग फेलियर हो सकता है और एक ये। तो यदि आउटपुट में अगर टू इवेंट अगर एक साथ होने का हो जाए, इफ टू इवेंट बिलो बोथ ऑकर्स, दोनों होने का प्रोबेबिलिटी हो जाए, तो उस केस में हम लोग कौन सा गेट यूज करते हैं, एंड गेट। तो बस ये याद रखना है कि एंड गेट और गेट कब यूज करते हैं। अगर और गेट तब यूज करेंगे जब हमारा नीचे जो होने वाला इवेंट होगा दो एक से अधिक हो सकता है, बट हम कंसीडर करेंगे सिर्फ एक ही इवेंट हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्या था, मशीन फेलियर दो वजह से हो सकता, मैकेनिकल से भी हो सकता था, इलेक्ट्रिकल से भी हो सकता था, बट हमने कंसीडर क्या किया, हमने कंसीडर किया कि मेरा जो मशीन फेल किया है वो मशीन फेल जो किया इलेक्ट्रिकल के वजह से किया, मैकेनिकल की वजह से फेल नहीं किया, ये हमने कंसीडर किया। इसीलिए एक से अधिक हो सकता था, बट हमने कंसीडर एक किया है, इसीलिए हम यूज करेंगे और गेट। और इलेक्ट्रिकल फेलियर के बाद इसमें दो फेलियर हो सकता है, तो जब यदि दो फेलियर हो रहा होगा किसी इवेंट से, तो वहां पे जो बनेगा वहां पे हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए एंड गेट यूज करेंगे। तो यहां से वायरिंग फेलियर हुआ। तो बेसिकली फॉल्ट ट्री एनालिसिस क्या होता है, यह एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी एक फेलियर का। किसी भी एक फेलियर का क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि वो किस तरह से इवेंट फेल किया। तो वही है, इट इज अ टूल दैट यूज ग्राफ एंड स्टैट्स टू एनालाइज एन इवेंट एंड प्रिडिक्ट हाउ ऑफन इट विल फेल। मतलब ये क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी जो इवेंट फेल, जो चीज कोई भी एक चीज फेल कर चुका है उस कैसे फेल किया है उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा ये फॉल्ट ट्री एनालिसिस। नाम से भी पता चल रहा, फॉल्ट मतलब क्या हुआ कि क्या कौन सा गड़बड़ी है और उसको हम लोग किस फॉर्म में दिखा रहे हैं, ट्री के फॉर्म में दिखा रहे हैं। तो फॉल्ट ट्री एनालिसिस बेसिकली ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी जो कोई भी चीज अगर फेल कर जाता है तो कैसे कैसे उसमें कौन कौन सा प्रोबेबिलिटी से फेल कर सकता है, जब उसको हम एक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसी को बोलेंगे फॉल्ट ट्री एनालिसिस। तो पहला क्या लिखे, इट इज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाउ अ सिलेक्टेड टॉप फॉल्ट एबनॉर्मल कंडीशन और फेल इवेंट। मतलब जो सबसे ऊपर में है वो किस तरह से फॉल्ट किया है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, खोज मतलब जांच पड़ताल करते हैं। और जब ये जांच पड़ताल में एक ट्री टाइप में बनता है, इसी को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं फॉल्ट ट्री एनालिसिस। और ये बेसिकली इट इज ए टॉप डाउन अप्रोच। ये क्या है, एक टॉप डाउन अप्रोच है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ हम आ रहे हैं, मतलब टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं। और इसमें दो चीज होता है, इसमें दो एलिमेंट होता है, एक इवेंट होता है और एक लॉजिक गेट होता है। इवेंट कहने का मतलब हुआ कि जो सारा कुछ हो रहा है, मतलब जो भी कुछ वहां पे ऑकर कर रहा है उसको हम बोलेंगे इवेंट। जस्ट लाइक कि मशीन माल फंक्शनिंग जो था, मशीन में क्या था, जो एक मशीन था उसमें एक प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम किसके वजह से, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से आ सकता है, तो ये दोनों एक इवेंट हो गया। फिर नीचे आएंगे तो फिर ये दोनों भी ये क्या हुआ, इवेंट हो गया। और इस इवेंट को कनेक्ट करने के लिए हम एक चीज सिंबल को यूज करते हैं जिसको हम लोग गेट बोलते हैं। तो गेट जो बेसिकली होता है वो दो तरीका का होता है, एक होता है तो वही होता है कि बेसिकली जो फॉल्ट ट्री एनालिसिस होता है इसमें दो चीज होता है, एक हमारा इवेंट हो गया और एक हमारा गेट हो गया। इवेंट
जो कि ओकर हो रहा है, जो फेलियर ओकर कर रहा है उसको इवेंट बोलते हैं। और इसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं एरो या कुछ भी, उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिक गेट। और लॉजिक गेट जो होता है बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है एंड गेट और दूसरा होता है और गेट। एंड गेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरह से होता है और गेट का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है। अब एंड गेट क्या होता है, एक ये सबसे ज्यादा यूज, वन ऑफ द मेन गेट यूज, और ये सेकेंड मेन गेट यूज होता है। और इसमें एंड गेट का यूज हम कब करते हैं, तो वही बोले एंड गेट का यूज करते हैं द आउटपुट एबव विल बी इफ द टू इवेंट बिलो बोथ ऑकर्स। मतलब तब यूज करेंगे, एंड गेट का यूज तब करेंगे जब नीचे वाला जो है दोनों इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बराबर होगा, तो वहां पे हम कहेंगे एंड गेट होगा। दूसरा है कि और गेट कब होगा, द और गेट एबव विल ऑकर इफ आइदर ऑफ वन और मोर इवेंट हैपन बिलो। मतलब क्या है कि दो, एक या एक से अधिक, वन और मोर, मतलब एक इवेंट तो हो रहा है लेकिन एक से अधिक का भी होने का प्रोबेबिलिटी। यहां पे क्या था, मैकेनिकल भी फेलियर हो सकता था, इलेक्ट्रिकल फेलियर भी हो सकता था। तो इवेंट तो दो हो सकता था बट हमने एक कंसीडर किया, तो एक तो हो ही रहा, एक से अधिक भी अगर इवेंट हो रहा है जिसको हमने कंसीडर नहीं किया है तो उसको कहेंगे, वहां पे हम अगर कनेक्शन यूज करेंगे तो आ जाएगा मेरा और गेट। और एंड गेट तब यूज करेंगे जब दो इवेंट इसके नीचे हो रहा है तभी यूज करेंगे। समझ में आ गया, दोनों में यही डिफरेंस है कि जब जो हो रहा है उसके नीचे दोनों होगा तो हम एंड का यूज करेंगे, और जब दो इवेंट हो सकता है बट हम एक को कंसीडर कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग कौन सा गेट को यूज करेंगे, और गेट को यूज करेंगे। तो ये हो गया, ये सारा कुछ हो गया हमारा बेसिकली फॉल्ट ट्री एनालिसिस में। अब फॉल्ट ट्री एनालिसिस जो बेसिकली होता है वो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ईआईए के लिए यूज करते हैं। फॉल्ट ट्री एनालिसिस बेसिकली जो दो तीन प्लांट में यूज करते हैं वो अभी हम आगे देखते हैं कि कहां कहां पे हम लोग फॉल्ट ट्री एनालिसिस को यूज करते हैं। अब फॉल्ट ट्री एनालिसिस जो होता है वो बेसिकली आज के दिनों में जो सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है वो है एरोस्पेस या ऑटोमोबाइल। जो भी एयरक्राफ्ट बनता है, मिसाइल हो गया, वो जो भी एरोप्लेन्स हो गया, इन सब के लिए ज्यादा केस में इन सब के फेलियर के लिए हम लोग कौन सा क्या चीज यूज करते हैं, फॉल्ट ट्री एनालिसिस। या फिर जो नया नया गाड़ी बन रहा है तो उन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो भी होता है उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, फॉल्ट एनालिसिस का यूज करते हैं। उसके बाद जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बनता है उसमें भी हम लोग फॉल्ट एनालिसिस करते हैं। या फिर जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होता है उस प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग ये फॉल्ट एनालिसिस को यूज करते हैं। तो ये हो गया, आज यही हो गया, ये सारा कुछ जो भी है फॉल्ट एनालिसिस का एक पार्ट है। बेसिकली इसमें दो चीज का ध्यान में रखना है। एक एंड गेट, इसमें बेसिकली दो चीज होता है, एक इवेंट होता है और एक लॉजिक गेट होता है। लॉजिक गेट में भी दो चीज होता है, एक और गेट हो गया और एक एंड गेट हो गया। और फॉल्ट एनालिसिस बेसिकली जो होता है वो किसी भी कोई भी चीज अगर फेल कर गया है तो उसका फेलियर का रीजन क्या क्या हो सकता है, उस प्रोबेबल रीजन के ऊपर ये बस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब बनाते हैं तो उसी को हम लोग बोल देते हैं फॉल्ट एनालिसिस। बस बस इतना ही चीज ध्यान में रखना है। थैंक यू।